आपकी जो जर्नी रही है आर्मी के मेजर से बॉलीवुड में, और बॉलीवुड में भी अच्छी मूवीज में काम करना, जैसे छिछोरे हो गया, जर्सी हो गई। एवरी मोमेंट इज सर्वाइवल, एवरी मोमेंट इज ट्रेनिंग। मतलब आपको सुबह के 4 बजे से लेके अब रात को 10 बजे सोओगे अगर आप डिसिप्लिन हो तो। मैं तो था नहीं। तो सर, जब आप RIMC में स्टार्ट किए थे तभी क्लियर हो गया होगा कि लाइफ की जो जर्नी है वो आर्मी में ही जाने वाली है, वो डिफेंस सर्विसेज में जाने वाली है। मेरे को RIMC में नहीं क्लियर हुआ कि मुझे आर्मी में ही जाना है। मैं RIMC में भी जाके ये सोचता था कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। तो चटकी वो होते हैं जो NDA से आए होते हैं? सारे नहीं होते हैं, ऐसा लेवल मत कर दो कि NDA वाले चटकी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। आर्मी का फिर आपने 8-9 साल की ट्रेनिंग रही, फिर आप क्रिएटिव साइड में मूव हो गए, बॉलीवुड में मूव हो गए। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जब हम आर्मी में होते हैं हमें अलाउड नहीं होता है, वरना मैं आपको बता दूं इंडियन आर्मी में ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर वो बोलना और स्टैंड अप कॉमेडी करना स्टार्ट कर देना, आधों की दुकान बंद हो जाएगी। आई लॉस्ट वेट फॉर छिछोरे टू लुक यंगर, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एज इतनी है और मुझे उससे यंगर दिखना है, कॉलेज स्टूडेंट दिखना है, तो लीन करना होगा। मुझे पता था कि मेन कैरेक्टर नहीं है, बट आई लॉस्ट 7 kgs टू डू दैट रोल। इसमें आर्मी मैन ने ही एक्ट किया है, बाकी हैं जिसमें एक्टर्स एक्ट करते हैं, तो इसमें कुछ आपने डिफरेंस देखा इस चीज में? द डायरेक्टर वाज सरप्राइज्ड, ही वाज सरप्राइज्ड कि यार सब कुछ टाइम से पहले रेडी, बिकॉज वी वर ऑन अ वेरी टाइट बजट, वी वर ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल। हमारे पास 3 ही दिन थे, दिन रात शूट कर रहे हैं हम। ये जो रात का सीन है ये कोई अलग से नाइट शूट नहीं हुआ है। फाइनली मूवी रिलीज होती है, कहते हैं कि जो एक्टर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा आई थिंक वरीड होते हैं, नर्वस होते हैं। बिल्कुल सही आप जो बोल रहे हो, जब भी एक मूवी निकलता है एक्टर्स वरीड होते हैं क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि फाइनेंसेस बहुत इन्वॉल्व होते हैं। पर वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और शाहिद कपूर थे, मैं नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का कॉन्वर्सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आज हमारे साथ है मेजर रुद्राशीष। ये अलग इसलिए होगा क्योंकि आज हम एक एंगल देखेंगे, एक कनेक्शन देखेंगे बिटवीन आर्मी और बॉलीवुड। तो रुद्राशीष सर ने काफ़ी अच्छी मूवीज़ में काम किया, जैसे कि छिछोरे और जर्सी, और अभी एक उनका नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है OTT पर जिसका नाम है ऑलिव ग्रीन्स पॉजिटिव। मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप ज़रूर देखें इस पॉडकास्ट को, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मिलता रहेगा। और ज़रूर जाकर आप ये सीरीज़ देखिए क्योंकि आपको एक अलग एंगल मिलेगा, कैसे आर्मी और टेररिस्ट का एनकाउंटर होता है आपस में, और एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल किस तरह से स्टोरी जाती है। तो ज़रूर देखिए, और अगेन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हाय सर, वेलकम टू द चैनल। बड़ा अच्छा लगा आप आए हमारे साथ आज बात करने, और एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का आज कॉन्वर्सेशन है। हम मिलिट्री वाले वेटरन से बात करते रहते हैं, बट आई थिंक एक जो चीज़ बड़ी डिफरेंट है आज वो यही है कि आपकी जो जर्नी रही है फ्रॉम प्रॉपर आर्मी के मेजर से बॉलीवुड में, और बॉलीवुड में भी अच्छी मूवीज़ में काम करना, जैसे छिछोरे हो गया, जर्सी हो गई, और आपकी एक वेब सीरीज़ भी आई है ऑलिव ग्रीन्स, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले तो वेलकम, और मैं सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगा कि कैसे आपने RIMC से स्टार्ट किया, फिर आप NDA गए, फिर IMA गए, तो वो पूरी जर्नी आपकी कैसी रही और आपने कैसे अपने डिसीजंस लिए? सो बेसिकली आपने 3 नाम लिए। RIMC का मैं फुल फॉर्म बता दूं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि देहरादून में है। देन NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे में है, खड़गवासला, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में है। तो बेसिकली इन तीनों में जब भी मैं कोई कैडेट, मैं यानी कि आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल कैडेट्स, एंट्री करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है होम अवे फ्रॉम होम, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली अबाउट। इट इज़ आवर होम, वो हमारा घर है। और घर में बच्चा क्या सीखता है? जीना सीखता है। तो बेसिकली मैंने RIMC taught me how to live, NDA taught me how to survive, and IMA was the place where I applied both of them, how to survive and live together and enjoy every moment. तो मुझे लगता है इट्स अ कंप्लीट ट्रेनिंग जो कि मैंने 9 साल की है, 5 years इन RIMC एंड देन 3 years इन NDA एंड देन 1 year इन IMA। मैं RIMC की एक बहुत खास बात बताऊंगा कि RIMC एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे हर एक स्टेट से एक बच्चा जाता है, और मुझे ये कहते हुए तो मैं खुद ही चौंक जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे वेस्ट बंगाल से सिलेक्ट हो गया था। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज एकेडमिकली आई वॉज नेवर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, बट somehow I got selected। मैंने लाइफ में आई थिंक मैंने कभी भी एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा नहीं किया, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आई हैव ऑलवेज क्लियर्ड, सो दैट्स समथिंग आई हैव डन वेल, लकीली आई गेस। RIMC का सबसे खास बात ये है कि RIMC क्लास 8 से लेते हैं, तो क्लास 8 तक एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे बच्चे को ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है, थोड़ा बहुत लाइफ के बारे में पता चल जाता है। आई मीन यू आर एट द एज ऑफ 12, तो आपको थोड़ा बहुत पता होता है। मतलब व्हेन यू आर टू यंग, जब आप बहुत ज़्यादा यंग होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि मुझे घर से क्यों दूर भेज रहे हैं, ऐसा सोचते हैं।
RIMC का वो एज जो ऐसा होता है ना कि हमें समझ में आता है कि अगर हमें पेरेंट्स वहाँ पे भेज रहे हैं तो वो हमारा भला चाहते हैं. सो व्हेन यू गो विद दैट माइंडसेट यू वांट टू लर्न. RIMC की खास बात ये है कि मुझे याद है कि आई वॉज अ वेरी गुड क्रिकेटर. तो मैंने RIMC में जब कदम रखा तो फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू डू वाज प्ले क्रिकेट. एंड आई वॉज टोल्ड कि जाओ जाके क्रिकेट खेलो, तुम बहुत अच्छा क्रिकेटर हो तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा. और मैं पहला दिन क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचा और मुझे याद है कि सीनियर लोग बाउंड्री मारे जा रहे थे और मुझे सिर्फ बॉल लाने बोल रहे थे. तो तब मैं समझ गया था कि ज़िंदगी में तुम जो सोचते हो वो होगा ज़रूरी नहीं है, बट जो नहीं होगा हाउ डू यू टैकल इट, दैट्स लाइफ. सो आई लर्नड इट एट दैट यंग एज व्हेन आई वाज 12. सो दैट्स RIMC फॉर यू. RIMC आपको सिखा देती है एक डिसिप्लिन, एक तरीके से जीना सिखा देती है. और वो एक ऐसा एज है ना जहाँ पे अगर आपने डिसिप्लिन इंस्टिल कर दिया, इट गोज़ फॉर लाइफ. एंड इट्स ऑल्सो द फीडर इंस्टीट्यूशन टू NDA. उसका मेन मकसद ही है कि लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी, लोग इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करें और इंडियन डिफेंस फोर्सेस में सर्व करें. तो सिमिलरली मैंने भी वही अपने सीनियर्स को करते देखा है. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है चलो यार, NDA तो देना ही पड़ेगा. NDA नहीं क्लियर किया तो स्कूल की इज्जत की बात है, मुझे तो क्लियर करना पड़ेगा. एंड आई क्लियर्ड इट एंड देन आई वेंट टू NDA. बट NDA में जब मैं पहुंचा और मैं देखा कि भाई यहाँ इट इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल. अगर तुम्हें सर्वाइव, मतलब मैं आजकल देखता हूँ कि लोग ये सोच रहे हैं कि यार मैं लाइफ में क्या करूँगा, मेरे पास मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आई कुड हैव डन बेटर. वो अपने पास्ट को लेके सोच रहे हैं, वो अपने फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं. NDA में हम 5 मिनट आगे का सोच रहे हैं कि यार वो वाला सीनियर मुझे ना पकड़ ले, मुझे ये सीनियर पकड़ के अभी इस रीजन से पनिशमेंट ना दे दे. तो हम रगड़े से बचने के लिए इतना सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं कि लाइफ में हम ये सीख जाते हैं कि इट इज़ लिविंग एवरी मोमेंट, क्योंकि हम आगे का सोच ही नहीं रहे. और जो चला गया वो तो हम खुश है कि चलो चला गया. So that's what NDA teaches you, because every moment is survival, every moment is training. मतलब आपको सुबह के 4 बजे से लेके अब रात को 10 बजे सोओगे अगर आप डिसिप्लिन हो तो. और मैं तो था नहीं, तो मैं 10 बजे के बाद भी सीनियर से रात को भी बुला लेते थे, ठीक है. एंड प्रोबेबली रगड़ा देते थे हमें. 12 बज गए, 12:30 बज गए, 1 बज गए. अब मुझे याद है कि जब हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते थे, वो ट्रेनिंग ऑफिसर आ गए. तो एक बार मैं फर्स्ट टर्म में था तो रगड़ा चल रहा था एंड इट वाज अराउंड 1 o'clock, ठीक है. तो रगड़ा मतलब पनिशमेंट. यू आर रोलिंग ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है, विद बेयर बैक, छिल जा रहे हैं. मतलब आप कंक्रीट छोड़ो, पिच के रास्ते में रोलिंग कर रहे हो, आप ऐसे ग्राउंड में रोल कर रहे हो जहाँ पे कंकड़ है, बजरी है. देन यू आर ऑल्सो, मतलब यू आर हॉन्चिंग, यू आर रनिंग अराउंड एवरीथिंग एंड एट नाइट. और स्क्वाड्रन ऐसा बनाया है कि स्क्वाड्रन का जो स्क्वाड्रन बेसिकली आपका जो हाउस होता है, मतलब जो बाकी लोग हाउस बोलेंगे, हम लोग स्क्वाड्रन बोलते हैं. सो इन NDA, इन स्क्वाड्रन्स व्हाट हैपेंस, द कॉरिडोर इज वेरी लॉन्ग. तो हम इस कॉरिडोर के एंड तक भागते हैं, फिर सीढ़ियों से चढ़ते हैं, फिर इस कॉरिडोर से भागते हैं, फिर सीढ़ियों से उतरते हैं, फिर आके सीनियर के कमरे के सामने खड़े हो जाते हैं. तो बनाए ऐसा है कि कॉरिडोर में भी रगड़ा गया है. कॉरिडोर खत्म ही नहीं होता है. व्हेन यू स्टार्ट रोलिंग वो खत्म ही नहीं होता. तो मुझे याद है कि 1 बजे वो ट्रेनिंग ऑफिसर आ गया और उसने सीनियर को पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस गोइंग ऑन. तो हम लोग इतना खुश हुए जूनियर लोग कि चलो अब सोने को मिलेगा. तो उसने बोला कि सर एक्चुअली इन्होंने ऐसा गलती किया था इसीलिए पनिशमेंट. बोला नो, आई एम नॉट आस्किंग दैट. ये लोग इतना धीरे क्यों भाग रहे हैं. अरे यार, और आग लगा के चला गया. एंड दैट सीनियर वाज पम्प्ड कि यार कि अब मेरे को एक ऑफिसर ने आके बेइज्जती कर दी कि ये लोग तुम्हारा बात नहीं सुनते, ये लोग धीरे भाग रहे हैं, दिस इज योर कंट्रोल. तो जो हम 1:30 बजे सोने वाले थे वो 4:30 बज गए. एंड डायरेक्टली वी वेंट फॉर ड्रिल यार. डायरेक्टली वहीं से हम सीधा PT परेड में चले गए. क्लासरूम में जा रहे. क्लासरूम कैसा है NDA का, मैं आपको लाइव बता दूं क्लासरूम कैसा है. लोग एक क्लास के बाद सोच रहे हैं कि चलो आपका टीचर आ जाएगा, प्रोफेसर आ जाएगा अगले क्लास में. तो आप सोचोगे ना कि चलो यार 5-10 मिनट सो लेता हूँ, क्योंकि आप इतने थके हुए हो, रात भर पनिशमेंट है. हम कहाँ से रेस्ट करेंगे. हमारा एक क्लास हो रहा है, एक ब्लॉक है. मतलब सपोज मैं आपको कैसे एग्जाम्पल दूँ, मतलब एक जगह पे क्लास हुआ, नेक्स्ट क्लास इज 1.5 किलोमीटर दूर. अब मुझे 1.5 किलोमीटर साइकिल से जाना पड़ रहा है. और अगर किस्मत और ख़राब है, उस दिन साइकिल पंक्चर हो गया है या कोई स्क्वाड नहीं मिला, स्क्वाड मतलब 4 के ग्रुप में, अगर आप 4 के ग्रुप में नहीं है तो आप साइकिल नहीं चढ़ सकते, तो आप अपना साइकिल लेके भाग रहे हो. तो जब तक आप अगले क्लास में पहुंच रहे हो वहाँ पे लेट हो जा रहे हो, वहाँ पे और पनिशमेंट मिल जा रहा है कि वाई आर यू लेट. तो ये है लाइफ.
एंड आई थिंक जब आप ऐसा लाइफ जी लेते हो ना, आपको फिर लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं लगता यार, बिकॉज यू रियलाइज कि यार एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड आई कैन सर्वाइव एनीथिंग। तो एनडीए वो सर्वाइवल मोड था। फिर मैं पहुंचा आईएमए में। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में क्या होता है कि इट इज ऑल्सो सर्वाइवल मोड फॉर पीपल हु आर ज्वाइनिंग फ्रॉम आफ्टर ग्रेजुएशन। बट अब जो हम एनडीए वाले हैं, हम ट्रेंड है, हमको सिखा दिया गया है, तो हम आईएमए में उसका पूरा मजे लेते हैं। आईएमए में वी गो एंड ट्राई टू एंजॉय एज मच, क्योंकि हम वो सारे जो बेसिकली चटकी बोलते हैं फौज में ना, थोड़ा वो चटकी सीख जाते हैं कि कैसे करते हैं। एंड इवन 6 months में वो जो बाहर से आते हैं, वो क्योंकि ग्रेजुएट होते हैं, वो मैच्योरिटी उनकी हाई होती है, तो वो लोग भी सीख जाते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट। वो 6 महीने में सीख जाते हैं, वो बराबर के हो जाते हैं। बट देन हम लोग वो सीख के आते हैं, तो पहला 6 महीना से लेके वो जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है, तो आईएमए की थोड़ी सी बेटर लगती है। तो चटकी वो होते हैं जो एनडीए से आए होते हैं? नहीं, सारे नहीं होते। मतलब ऐसा लेवल मत कर दो कि इंडिया वाले चटकी होते, ऐसा नहीं होता। चटकी का मतलब? चटकी का मतलब यार, मतलब स्मार्ट एक्ट, मतलब यू नो यू आर स्मार्ट। मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। अभी मुझे याद है कि साइकिल से आपको, जैसे मैंने बोला 4 का स्क्वाड है तो आप साइकिल चढ़ सकते हैं। अगर 4 का स्क्वाड नहीं है तो आप बाइसाइकिल में नहीं चल सकते। और बाइसाइकिल में सिर्फ वो सिंगल जा सकता है, कोई अपॉइंटमेंट है तो ही जा सकता है, उसके अलावा यू आर नॉट अलाउड। मैं सेकंड टर्म में जब था, तो मैं अपॉइंटमेंट सेकंड टर्म में आपका होता नहीं है, तो मैं साइकिल से अकेला जा रहा था और मुझे सामने ड्रिल उस्ताद दिख गया। तो ड्रिल उस्ताद जब दिखा, तो ड्रिल उस्ताद का प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जब पकड़ता है तो आपका आई स्लिप होता है, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी स्लिप। वो आपका स्लिप ले लेता है जिसमें आपका सारा कुछ लिखा होता है, और वो उसको दे देता है एडजुटेंट के पास। और जैसे ही एडजुटेंट के पास दे देता है, आपको रेस्ट्रिक्शन मिल जाती है। तो सिंगल माउंटिंग बोलते हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हो तो इसको सिंगल माउंटिंग बोलते हैं। तो सिंगल माउंटिंग में आपको मिल जाता है 7 रेस्ट्रिक्शन। तो 7 रेस्ट्रिक्शन मतलब आप 7 दिन, मतलब आप 5 किलोमीटर भागोगे, आप सुबह से शाम तक रिपोर्ट करोगे, तो आपकी लाइफ हेल हो जाती है। तो मैंने सोचा यार अब ये पनिशमेंट तो मिल जाएगी। मेरे को दूर से दिख गया ड्रिल उस्ताद, मैं अकेला आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। मैं साइकिल से उतर गया। तो हम बाइसिकल को बाइक बोलते हैं वहाँ पे, बाइक नहीं, मतलब इट्स जस्ट अ साइकिल ओनली। तो मैं बाइक से उतर गया। उतर के मैंने सोचा क्या करूं। मैंने अपना बॉडी लैंग्वेज एकदम ढीला कर दिया और ऐसे ऐसे चलने लग गया। और सामने एक पत्थर था, उस पत्थर पे लात मारा। एंड दैट ड्रिल उस्ताद गॉट फ्यूरियस एंड ही कॉल्ड मी, बोला इधर आओ, क्या कर रहा है तुम। मैंने बोला साहब मेरा मोरल बहुत डाउन है। एंड एज अ कैडेट यू कैन नेवर से दैट योर मोरल इज हाई, यू मस्ट बी डाइंग। शायद आपको 4 गोली लगी है, आप मरने वाले हो, और आपको पूछेगा कि कैसा मोरल है, आपको बोलना पड़ेगा हाय सर बोल के मर जाओ। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि यार मेरा मोरल इज डाउन। तो मैंने जानबूझ के बोल दिया कि साहब मेरा मोरल बहुत डाउन है। बोलता है मोरल डाउन है कैडेट का, कैसे मोरल डाउन है। मैंने बोला साहब घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया। बोलता है छाती ऊपर कर, सीना चौड़ा कर। मैंने सीना चौड़ा किया। बोलता है कि अगर मैंने मोरल डाउन सुना ना, तेरे को यहीं से इतना रगड़ा दूंगा, तू देख ले, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मोरल डाउन होगा कभी कैडेट का। बोल के मेरे को कुछ देर बिठाया, हॉन्चिंग कराया। हॉन्चिंग कराने के बाद बोला उठ जा गेट अप, और अगली बार नहीं चाहिए, दौड़ के चल। मैंने बोला जी साहब, दौड़ के चला गया। अब वो भूल गया कि मैं सिंगल माउंटिंग आ रहा था, क्योंकि मैंने उसे एक और प्रॉब्लम दे दिया कि मेरा मोरल डाउन है। सो दैट इज काइंड ऑफ चटकी, हाउ टू सेव योर सेल्फ इन सच सिचुएशन। अच्छा, अब इट माइट नॉट वर्क, हो सकता है मुझे 7 रेस्ट्रिक्शन भी मिलता और उस टाइम भी रगड़ा मिलता, बट दैट वर्कड। So this is what is Chatki. So that has been my life. I mean, NDA, IMA and RIMC, I have trained for 9 years and had a wonderful memories out there. तो सर जब आप RIMC में स्टार्ट किए थे तभी क्लियर हो गया होगा कि लाइफ की जो जर्नी है वो आर्मी में ही जाने वाली है, वो डिफेंस सर्विसेज में जाने वाली है। बट जो हमें पता चला है कि आप उसके पहले क्रिकेट में भी, जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छा खेलते थे, तो कहीं ये भी मोटिवेशन नहीं था कि यार RIMC में ना जाके क्रिकेट की तैयारी करें, क्योंकि स्कोप भी था, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल भी थी। नहीं, मेरे को RIMC में नहीं क्लियर हुआ कि मुझे आर्मी में ही जाना है। मैं RIMC में भी जाके ये सोचता था कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर उत्तराखंड अंडर-15 फ्रॉम RIMC ऑल्सो। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द कैंप, बट देन वो कैंप के लिए मुझे परमिशन नहीं मिला जाने का, क्योंकि हमारा स्कूल का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप 5-6 महीने एक स्टूडेंट को नहीं भेज सकते किसी कैंप के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पेइंग फॉर योर एजुकेशन एंड यू आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर NDA। ठीक है, मतलब आई थिंक मुझे जब मैं 11th-12th में पहुंचा, आई रियलाइज कि क्रिकेट जो है, सिंस आई यूज्ड टू प्ले प्रोफेशनली एंड आई वाज वेरी गुड एट इट, तो मुझे पता था कि भाई क्रिकेट खेलने के लिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फ्रॉम द एज ऑफ 6, मतलब 6 साल की उम्र से मेरे पापा ने मुझे क्रिकेट जब ज्वाइन कराया, ही टोल्ड मी, देख जो लोग कर रहे हैं ना क्रिकेट, सब खेल रहे हैं, तू एक्स्ट्रा क्या करेगा क्रिकेट के लिए। तो मैं सोचा कि यार एक्स्ट्रा क्या करूँगा। मैंने बोला पापा एक्स्ट्रा तो क्रिकेट ही खेलूंगा। बोलता है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा खेलूंगा। तो ज़्यादा खेलूंगा। तो बोलता है हाँ, तो ये ज़्यादा कैसे खेलेगा, तू स्कूल जाएगा, स्कूल से लौटेगा, ट्यूशन जाएगा, तो कब खेलेगा।
तो मैंने सोचा कि कब खेलूंगा कब खेलूंगा। अब मन में कहीं आ रहा है कि अगर सुबह उठ जाओ, लेकिन कौन सोचे एक बच्चा कि 4 बजे उठ जाऊं। फिर पापा खुद बोले कि 4 बजे उठ जाएगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा खेलेगा, 7 बजे से तेरा स्कूल है, 4 से 6 तू खेल, फिर चेंज वेंज करके स्कूल जा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं बचपन से 4 बजे उठने लग गया, मैं क्रिकेट खेलने लग गया, एंड दैट वाज द काइंड ऑफ डेडिकेशन। मैं वापस आया, वापस आके मुझे याद है कि वापस आते ही स्कूल से 1-1:30 बजे घर पहुंचते थे। उस टाइम स्कूलिंग वाज वेरी नाइस एंड वेरी इजी। आजकल तो बच्चे यार 4-4, 5-5 बजे तक पढ़ रहे हैं। आई एम रियली लकी दैट कि मैं इस जनरेशन का नहीं हूँ, इतना तो नहीं पढ़ पाता। मुझे याद है कि हम लोग आ जाते थे, एंड उसके बाद आने के बाद मुझे याद है कि जस्ट आफ्टर हैविंग लंच ना, तो माई मॉम यूज टू गो फॉर अ नैप। मैं बस मम्मी को ऐसे ना, मम्मी 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 ऐसे करता था, मम्मी जोर से तुझे जहां जाना है जा, मर जा, लेकिन 6 बजे से पहले वापस आ जाना। मैं ठीक है ना, दौड़ के बैट बॉल लेके एंड आई एम गॉन एंड आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम आफ्टरनून 3 o'clock इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ कोलकाता। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 5:30-6 बजे तक क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मैंने लाइफ को क्रिकेट बना लिया था। मैं वापस आ रहा हूँ, रात को मेरे को फ्री टाइम मिल रहा है, मैं शैडो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो दैट इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन आई हैड। तो आरआईएमसी में जाके मुझे ये पता चला कि यार ये टाइम ही नहीं मुझे मिल रहा है। जो चीज़ मुझे पापा ने बताया थी कि यार यू नीड दैट टाइम, अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सेल करना चाहते हो आपको उसको पूरा आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। तो मुझे वो टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं वो कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो तब मुझे लगा कि यार ठीक है, अब सारे सीनियर्स एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं देता हूँ। बट व्हेन आई जॉइंड एनडीए एंड आई रियलाइज दैट लाइफ इज टफ, लाइफ इज टफ। मतलब आरआईएमसी में मुझे पता चल गया था लाइफ इज टफ, क्योंकि वहाँ के भी सीनियर्स बहुत बदमाश थे। बट एनडीए में आई रियलाइज दैट इट इज ऑल अबाउट सर्वाइवल एंड ओनली द बेस्ट कैन। तब मुझे जो पैशन आया आर्मी के लिए, देन आई रियलाइज कि यार मैं हमेशा वो इंडियन फ्लैग को रिप्रेजेंट करना चाहता था और इंडियन जर्सी पहनना चाहता था। फिर मुझे रियलाइज हुआ यार इंडियन जर्सी पहनना, यस आप फर्स्ट 11 में आते हो तो आप पूरे कंट्री में शाइन कर जाते हो, बट इट इज स्टिल नॉट ग्रेटर देन द यूनिफॉर्म दैट यू वेयर। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार द फर्स्ट एंड द बेस्ट वे इज टू सर्व थ्रू यूनिफॉर्म। दैट पैशन केम इन एनडीए। बहुत कोई मुझे पूछते हैं कि सर आप तो एनडीए ज्वाइन किए बिकॉज यू हैड दैट पैशन। नो, बट आई हैड दैट पैशन केम इन एनडीए। जब वो एनडीए में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार इससे बड़ा और तो कुछ हो नहीं सकता देश को सर्व करने का, तो तब आई स्टार्टेड लविंग इट एंड आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ माई ट्रेनिंग। मतलब मैंने लाइफ में बेसिकली एक चीज़ सीखा है कि बचपन से ही कुछ भी हो आई हैव एंजॉयड, आई हैव नेवर क्राइड अबाउट इट, कि मैं रोया नहीं हूँ। ये था, एंड दैट इज हाउ आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर, बट देन इट डिड नॉट हैपन। बट लेटर ऑन लेट मी टेल यू दैट मैं कश्मीर में जब पोस्टेड था तो वहाँ से मैंने एक कश्मीर 11 वर्सेस एक इंडियन आर्मी का एक मैच हुआ था, एंड आई गॉट द मैन ऑफ द मैच। तो मैंने वहाँ पे कश्मीर के न्यूज़पेपर में भी मेरा नाम आया था। मैंने 45 बॉल्स में कुछ 98 मारा था, T20 था। तो मुझे वहाँ के कोर कमांडर ने बताया कि यार यू कैन प्ले सर्विसेज एक क्रिकेट टीम होता है। तब मुझे पता चला कि अच्छा, हमें ट्रेनिंग में बताया नहीं जाता है कि यार ऐसा सर्विसेज क्रिकेट टीम भी होता है। तो तब मुझे पता चला ओके सर्विसेज क्रिकेट टीम भी होता है। सो आई ट्राइड फॉर इट एंड आई प्लेड फॉर द आर्मी टीम। देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द सर्विसेज टीम। विजय हजारे ट्रॉफी के रिजर्व स्क्वाड में मैं सिलेक्ट हुआ था। तो प्रोफेशनली मैं यहीं तक पहुंच पाया, बट देन आई डू नॉट रिग्रेट इट एट ऑल, बिकॉज आई थिंक मेरा सर्विस और मेरा लाइफ इतना बढ़िया रहा है। आई हैव बीन ऑलवेज हैप्पी ऑल थ्रू आउट। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं लोगों को यही बताता हूँ कि यार पता है इट इज़ नॉट अबाउट कि मैंने बहुत कोई बताते कि सर अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। भाई अगर आप वो नहीं कर पाओगे लाइफ में तो आप उससे बेहतर और क्या कर पाओगे? वो दर्शाता है कि आप कैसी पर्सनैलिटी हो, आप कैसे इंसान हो। इफ़ यू डू नॉट गिव अप तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे, एंड आई एम टेलिंग यू देयर इज you can enjoy life in every possible way, and one of the correct example is sitting right in front of you, the interviewer himself. जॉब भी कर रहे हैं, पैशन भी फॉलो कर रहे हैं अपने एक्स्ट्रा टाइम में। दिस इज व्हाट इज लाइफ अबाउट। रास्ता निकालना होता है, ये नहीं है कि मैं बस ये कर लूँ, नहीं हुआ तो अब मेरा तो वो नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर, ये आपके थोड़ा फ्रेम ऑफ माइंड पे भी हम थोड़ा पूछेंगे, डिसीजन मेकिंग का कैसे फ्रेमवर्क रहा है, क्योंकि बड़े टफ डिसीजंस लिए हैं कि अपने करियर वाइज कैसे करना है। तो पहले तो मैं यही पूछूंगा कि जो ये आपका आर्मी का, फिर आपने 8-9 साल की ट्रेनिंग रही, फिर आप क्रिएटिव साइड में मूव हो गए, बॉलीवुड में मूव हो गए, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि ठीक है एक हार्ड कोर इतना जो 8th क्लास का बच्चा है उसने स्टार्ट कर दिया था आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी एनडीए में, फिर मिलिट्री एकेडमी में, उसके बाद ये क्रिएटिव साइड पे कैसे आपका इंक्लिनेशन हुआ? चलो ये एक आपको खुल के बात बताता हूँ। जब हम आर्मी में होते हैं हमें अलाउड नहीं होता है, वरना मैं आपको बता दूँ इंडियन आर्मी में ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर वो बोलना और स्टैंड अप कॉमेडी करना स्टार्ट कर देना
आधों की दुकान बंद हो जाएगी। हमारी जो क्रिएटिव साइड है ना, क्योंकि हम लाइफ इतना जीना सीख जाते हैं, वी आर फेबुलस, वी आर ऑलवेज हैविंग फन। हर चीज़ का तो हम मजाक बना दे रहे हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, मैं कश्मीर में हूँ, 25 मीटर दूर पाकिस्तान का पोस्ट है, हर 2 दिन में फायरिंग हो रहा है। अब मुझे अपने बंदों को खुश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा माहौल लाइट रखना पड़ेगा। सो सेंस ऑफ ह्यूमर इज समथिंग दैट इज वेरी नेचुरल इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और मैं आपको बता दूं, आप जानते होंगे शायद कर्नल राजीव भैरवान को जानते होंगे, अपने कैप्टन धर्मवीर सिंह को जानते होंगे, कमांडर विजय नायर को जानते होंगे। हर किसी का आप सेंस ऑफ ह्यूमर देख लो, जब वो कहानी बताएंगे ना तो आपको मन करेगा कि भाई इसको सुन लूं। तो दिस इज फौज अबाउट। तो फौज में तो मैं बता दूं, मतलब एंटरटेनिंग जो हमारा साइड होता है, मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बताया कि क्रिएटिव साइड है ना, क्रिएटिव साइड, तो मेरा क्रिएटिव साइड आरएमसी से ही था। मतलब बेसिकली हम बोलते हैं इसको कि हम लोग वहाँ पे एकेडमी में भांड बोलते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा ये लगता है कि ये ऐसा काम कर रहे हैं। बट अदर देन दैट मैं एनडीए में था। तो एनडीए में फर्स्ट टाइम मैं स्क्वाड्रन में था, ठीक है। तो आई विल गिव यू अ किस्सा, मैं एक बढ़िया किस्सा सुना देता हूँ आपको। स्क्वाड्रन में था, तो स्क्वाड्रन में मुझे ना ऐसे बोला कि चलो ठीक है, जिन जिन को ड्रामेटिक्स या डांस वगैरह आता है वो चले जाओ और जाके अगले 5 दिन में तुम्हारा कंपटीशन है, जाके प्रैक्टिस करो और करो। तो मैंने हाथ उठाया, मैंने बोला सर मुझे ड्रामेटिक्स बड़ा अच्छा आता है, चले जाओ। तो मैं ड्रामेटिक्स करने चला गया। तो वहाँ पे जब रोल बांटा गया तो मेरे लिए कोई रोल बचा ही नहीं था। तो मैं सबसे जूनियर मोस्ट भी था। तो मुझे बोलता है कि ठीक है यार, एक पेड़ का कैरेक्टर है तो तू भाई पेड़ कर ले, और जब भी तुझे म्यूजिक बजेगा तुझे पत्ते हिलाने, मतलब तू ऐसे ऐसे करियो तो पत्ते हिलेंगे। मैंने बोला सर देखिए, मुझे पेड़ का कैरेक्टर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि मेरा शक्ल दिखना चाहिए, क्योंकि जब मैं पेड़ का कैरेक्टर करके चला जाऊंगा तो मेरे स्क्वाड्रन वाले मुझे पूछना नहीं चाहिए कि तू था कहाँ पे स्टेज में, तू तो दिखा नहीं। आई हैव टू बी सीन। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरा आप शक्ल काट के तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, पेड़ का शक्ल नहीं कटेगा, ऐसे थोड़ी होता है, पेड़ का शक्ल थोड़ी दिखता है। तो मैंने बोला सर फिर तो मैं नहीं करूँगा। अब 2 दिन हो चुके थे। 2 दिन बाद जब मुझे रोल नहीं मिला तो उन्होंने बोला ओके नाउ गो बैक टू स्क्वाड्रन। अब अगर मैं स्क्वाड्रन चला जाऊँ तो मुझे फिर भी रगड़ा देंगे कि तू भाई जब तुझे आता ही नहीं था तो तू गया किस लिए, वहाँ पे 2 दिन क्या कर रहा था, है ना। अब इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। तो मेरे से जब इन्होंने मुझे बोला कि निकाल दिया, तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूं। मैंने आके उसको बोल दिया कि सर आई एम अ वेरी गुड डांसर, और आप लोगों के पास डांसर है नहीं, मैं डांस कंपटीशन जिता दूंगा। एंड दे वर सरप्राइज्ड कि यार हम तो डांसर ही ढूंढ रहे हैं, तो तू बताया क्यों नहीं कि तू डांसर है। तो तू एक काम कर, तू डांसिंग का तू इंचार्ज है, बता कौन से सॉन्ग पे तू प्रिपेयर्ड है क्या। मैंने बोला हाँ सर, मैंने आरएमसी में जिताया हुआ है, तो मेरा सॉन्ग प्रिपेयर्ड है। बोलता है अच्छा ठीक है, कौन सा सॉन्ग बताओ। तो मैंने बोला सर धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकारा। तो बोलते हैं ठीक है, ओमकारा सॉन्ग पे तू कर देगा ना। तो बोलता है ठीक है, तो एक काम कर, मैं सॉन्ग ले आता हूँ। तो हमारा जो अपॉइंटमेंट होता है, जो सीनियर एकदम सिक्सटमर, वो गया स्पेशली साइबर कैफे से पेन ड्राइव में गाना लेके आया। एंड दिस वॉज द 3rd डे, 5th डे इज द कॉम्पिटिशन, 5th और 6th डे, 2 या 3 दिन ही बचा है। तो वो लाया और वो लाके बोला कि ठीक है तू प्रिपेयर्ड है। मैंने बोला हाँ हाँ सर बिल्कुल, आप लगाओ। तो उसने गाना लगाया और बोला कि ठीक है तू डांस। तो जैसे ऑन की, मैंने बोला सर 1 सेकेंड, आई नीड अ स्टिक। तो बोलता स्टिक। मैंने बोला हाँ सर, स्टिक से भी थोड़ा, उसका स्टिक का भी इस्तेमाल करेंगे। बोलता भाई ये तो चैम्पियन बना देगा, ये चैम्पियन है। मैंने बोला ठीक है यार। तो स्टिक ले आया, एक बड़ा सा डंडा दिया, मैंने ऐसे डंडा रखा, एंड ही जस्ट एज सुन एज ही प्लेड द सॉन्ग, तो द सॉन्ग स्टार्टेड एंड आई वाज लाइक धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकार। आई डिड दिस, और 30 सेकंड तक मैं गाता ही रह गया। एंड स्टॉप द सॉन्ग एंड ही सेड कि यार एक बात बता, 30 सेकंड से तो तू गा रहा है, तो नाचने का क्या है इसमें। मैंने बोला नहीं सर, मैं ओमकारा हूँ, मेरे साइड में 4 लोग नाचेंगे। सो दिस इज आवर क्रिएटिव साइड। उसने मुझे इतना रगड़ा दिया, बट इन दैट 3rd डे ना ही रियलाइज कि यार इस बंदे में टैलेंट तो है, ये ड्रामा तो कर सकता है। जिस बंदे ने रियल लाइफ में ऐसा कर दिया तो वो कर सकता है। एंड आफ्टर दैट इन माई 2nd टर्म आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। 2nd टर्म मतलब हमारे 2nd टर्म में था, 4th टर्म में था, हाँ 2nd टर्म, 4th टर्म, 6th टर्म, ऑल टर्म्स वी वर चैंपियंस। सो वी बिकेम चैंपियंस इन ड्रामेटिक्स। आई वाज देयर। तो चुटकी तो सर श्योर थे फिर आप ना। बिल्कुल, मतलब मैं चटकी, हाँ चटकी तो मैं था। हाँ था, अब तो बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले तो मैं ये सोचता था कि अभी ऐसा बोल दूंगा कि मैं चटकी हूँ तो सीनियर पकड़ लेगा, अच्छा यू आर चटकी, कम हियर। अब तो मैं बोल सकता हूँ, अब तो मैं फौज से निकल चुका हूँ, हाँ मैं चटकी तो था। तो सर इसमें आई थिंक एक पूरी जो आपने बताई अपनी जर्नी, उसमें एक डिसीजन मेकिंग का बड़ा अच्छा लर्निंग है, करेक्ट, मुझे दिख रही है, और आई थिंक ऑडियंस को भी उसके लिए हेल्प हो सकती है। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है, आई थिंक आर्मी में जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, उनका बहुत ही क्लियर कट एक वो होता है कि
कुछ करना है तो करना है, ठीक है, उसके पीछे वाई और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। वो जब डिसाइड कर लिया तो करना है, उसके पीछे जो डाउट्स आते हैं नॉर्मल लोगों को वो उनको नहीं आते हैं। तो जब आपने डिसाइड किया कि आर्मी से अब रिटायर होके रिटायरमेंट लेके बॉलीवुड में मूव करना है, जो कि एक अपने आप में बहुत डिफिकल्ट फील्ड है, वहाँ पर लोग सालों से तैयारी भी कर रहे होते हैं कई लोग, और सक्सेस रेट भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये आपने डिसीजन कैसे लिया कि वर यू रेडी टू फेल और यू वांटेड टू गिव इट अ ट्राई? हाउ डिड यू मेक दैट डिसीजन? देखो, इंसान ना 3 किस्म के होते हैं। एक होता है जो इमोशनल होता है, एक होता है जो प्रैक्टिकल होता है, और एक होता है जो पैशन ड्रिवन होता है। तो मैं पैशन ड्रिवन हूँ। जो प्रैक्टिकल आदमी होता है वो उसके लिए प्रैक्टिकलिटी लॉजिक मैटर करता है। जो पैशन ड्रिवन होता है ना उसके लिए प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक साइड थोड़ा वीक हो जाता है। तो मुझे लाइफ के लिए ही मैं पैशन ड्रिवन हूँ। मतलब अगर आप देखो, इंडियन आर्मी हो चाहे एक्टिंग हो, दे आर बोथ पैशन ड्रिवन। दे आर नॉट लाइक कि मैं जॉब लेने के लिए आर्मी जा रहा हूँ, क्योंकि आर्मी भी एक पागलपनी तो है। आपको पता है कि यू आर गोइंग टू फेस बुलेट्स इन कश्मीर, द डिफेंस फोर्सेस, अगर आप देख लो, आपको पता है कि यू आर गोइंग टू फ्लाई अ फाइटर जेट विच इज़ अ हाई रिस्क जॉब। आपको पता है कि आप शिप सबमरीन में जा रहे हो, तो वो सब हाई रिस्क है, लेकिन फिर भी आप जाते हो क्योंकि वो जुनून, वो जज्बा होता है देश के लिए। सिमिलरली एक्टिंग भी एक पैशन है। इट्स अ क्रिएटिव वर्ल्ड इज ऑलवेज अबाउट पैशन। अगर आप क्रिकेट देख लो या एक्टिंग देख लो या म्यूजिक देख लो, दीज आर ऑल पैशन। तो मैं बहुत ही पैशन ड्रिवन पर्सन हूँ, और मुझे लगता है कि इस वजह से मेरा डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि ज़िंदगी में आधे लोग क्या कर रहे हैं, वो एक डिसीजन ले रहे हैं और डिसीजन लेके उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हैं कि अगर मैं नहीं कर पाया तो, अगर मैं कर पाया तो, अगर ये नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे, इसलिए लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। मैं ये सोचता ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ मुझे करना है, मेरा मन है, मेरा पैशन है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मुझे एक चीज़ मेरे ट्रेनिंग ने सिखा दिया है, इंसान ऐसा एक स्पीसीज है जो हमेशा जब फंसेगा सॉल्यूशन निकाल लेगा। यू नो वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर बॉदर्ड टुडे, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट देयर पास्ट कि मैंने ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, एंड दे आर कैलकुलेटिंग टू मच अबाउट देयर फ्यूचर कि मुझे फ्यूचर में ये करना है। इसीलिए वो डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, जी भी नहीं पा रहे। पर मैं बताऊं, अगर आप सोच नहीं रहे हो, अगर आप किसी रास्ते पे चल जाते हो, आप ये यकीन रखो कि जब आप फंसोगे आप कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लोगे। एंड दैट इज माई वे ऑफ टेकिंग डिसीजन कि पहले निकल पड़ो, टेक दैट रोड, ट्रैवल दैट रोड। ये तो वही वाली बात है ना कि आप यहाँ से बोल रहे हो कि मैं मनाली इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि संडे को ट्रैफिक होती है, दिल्ली से लोग आ जाते हैं, हरियाणा से लोग आ जाते हैं, तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जब आप निकलोगे तब ना आप मनाली जाके 4 और प्लेसेस घूम के आओगे, आप पहुँच जाओगे ही। जब वहाँ पे ट्रैफिक मिलेगी तो आप सोचोगे कि व्हाट एल्स टू डू, हाउ डू आई रीच, क्या मैं यहाँ से ट्रैक कर लूँ, क्या मैं ट्रैक करके एक नियरेस्ट विलेज में चला जाऊँ, क्या मैं यहाँ पे होम स्टे कर लूँ। सो दैट ऑप्शन ओनली कम्स व्हेन यू ट्रैवल दैट रोड। तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचता हूँ। एंड जो आपने बोला कि वर यू रेडी टू फेल, आई नेवर बिलीव इन फेलिंग, आई बिलीव इन आइदर लर्निंग और मेकिंग योर ड्रीम ट्रू। देखो, मुझे क्या लगता है कि बहुत कोई ये सोचता है कि अगर मैं बहुत बड़ा मूवी करूँ और मैं बहुत बड़ा स्टार बनूँ तो ही मैं एक सक्सेसफुल एक्टर हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरा पैशन है एक्टिंग करना, और अगर मैं कुछ भी काम कर पा रहा हूँ, अच्छा कर पा रहा हूँ और लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ, आई एम सक्सेसफुल इन माई ओन वेज। तो ये चीज़ लगता है कि मुझे कि पैशन जब होता है तो चल बढ़िए, सोचिए मत इतना। एक सर, जो आजकल के यूथ के लिए आई थिंक आई वांट टू मेक इट इजी, और उनको कुछ इंस्पिरेशन देने के लिए भी, कि सपोज किसी का कुछ पैशन है, एक तो कैलकुलेटिव रिस्क का कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ, अगर लोगों को कई बार अपने आप अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका भी आइडिया नहीं होता। ठीक है, लेट्स से मैं क्रिकेट खेलना चाहूँ और मेरा मन है क्रिकेट खेलने का, तो वो पैशन और मन कहीं ना कहीं नॉट मैच्ड भी हो सकता है कि अनमैच्ड है। ठीक है, तो अब मुझे कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा, बट अपनी एबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उस केस में कैसे डिसीजन लिया जाए? देखिए, आपको पहली बात तो जब आप करोगे तभी आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ की पता चलेगा ना। अब लोग सोचते हैं कि मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप दिन में 1 घंटा क्रिकेट खेल रहे हो या दिन में कोई भी चीज़ 1 घंटा कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझसे नहीं हो रहा है, देन यू आर ऑल्सो नॉट पैशनेटली डूइंग इट। अगर आप मेरे को बोलते हो कि 24 घंटा है, मैं 15 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे 15 घंटे खेल के समझ में आ गया कि भाई क्रिकेट मेरे बस की बात नहीं है, देन यू कैन टेक अ डिसीजन। ठीक है, और मैं ये चीज़ जो है, ये जो
जो मैं बात कर रहा हूँ कि चटकी मारना या ड्रामेटिक्स करना, ये मैं बचपन से कर रहा हूँ एंड आई न्यू इट कि आई हैव इट इन मी। मैं कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। आपको एक आपका इनर सेल्फ बता देता है कि ये चीज़ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो मुझे जो आप बोल रहे हो कि कैलकुलेटिव रिस्क, मुझे लगता है कि रिस्क लेने का कोई कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी ने सही बताया द बिगेस्ट रिस्क इज टू नॉट टेक रिस्क। तो मुझे लगता है कि रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लीजिए। बट मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर, मतलब कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो बहुत मैटर करता है। अभी कंफर्टेबल है, नहीं है, करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। बट मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप बायोग्राफीज देखेंगे, अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, पीपल हु हैव रीच्ड दैट प्लेस हैव कम फ्रॉम बैकग्राउंड बिकॉज दे डिडंट हैव एनीथिंग टू लूज। उनके पास कुछ खोने को नहीं था। वो एक इंसान जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, खाने को नहीं था, वो जब उस जगह पे पहुंच सकता है, मैं तो फिर भी कैसे ना कैसे एक ट्रेनिंग के थ्रू सीख गया हूं कि खाना पीना बेसिक तो कर सकता हूं। तो अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो कौन लेगा? तो मुझे लगता है कि रिस्क लेना चाहिए। और जब आप रिस्क लोगे ना, द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन यू हैव वाइल डूइंग, क्योंकि जब आप जर्नी में जाते हो, अभी क्या होता है, क्रिएटिव फील्ड ऐसा है जहां पे टाइम बहुत लगता है, टाइम लगेगा। तो जब तक टाइम लगेगा, एवरीबडी विल बी क्वेश्चनिंग यू। आई नो, देखो लोग मुझे देख के बोल सकते हैं कि यार ऑल द बेस्ट, डू वेल, यू आर डूइंग वेल, बट कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अभी होता तो लेफ्टिनेंट कर्नल होता, अभी फौज में रहता तो ये जनरल बन जाता। दे आर, यू नो व्हाई? बिकॉज दैट इज देयर थॉट प्रोसेस। मैं ये नहीं सोच रहा हूं। मैं अपने आप को क्लियर कट आज से 10-15 साल बाद देख रहा हूं कि आई एम डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द फिल्म इंडस्ट्री। और अगर नहीं भी कर रहा हूं ना, तो 15 साल बाद आई विल नो दैट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। So I will never regret. I have enjoyed that life, that span of life. वेरी वेल सेड सर। क्योंकि आई थिंक इंडिया में ना काफ़ी जो अब जनरेशन देख रहे हैं, प्रीवियस जनरेशन काफ़ी लोग जो हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो लोग अपना पैशन फॉलो करने में डरते भी हैं। एक इसमें आई थिंक आपने बहुत ठीक चीज़ बोली कि फाइनेंशियल अपना देखना चाहिए, बट एक जो और चीज़ आती है वो आता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके केस में वो उसने कैसे सपोर्ट किया। क्योंकि ये डिसीजन लेना, अगर मैं अपना आई थिंक फोकस एक सब्जेक्ट से दूसरे पे डालता था, तो पेरेंट्स को लगता है कि यार ये तू ठीक से पढ़ाई कर, क्योंकि तेरा फ्यूचर लेट्स से इंजीनियर बनना है, एमबीए करना है। तो आपके केस में जो एक स्टेबल, इतना एफर्ट डालने के बाद आप आर्मी में गए, वहाँ पर अच्छी मेजर की डेजिग्नेशन पर भी पहुंच गए, तो आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया इस चीज़? तो मेरा जो ये एटीट्यूड है टू टेक डिसीजंस एंड नॉट थिंक अबाउट इट एंड नॉट रिग्रेट अबाउट इट एंड जस्ट उस पाथ पे चल दो, ये मेरे फैमिली से ही आया है। बिकॉज आई हैव सीन माई मॉम ऑलवेज हैप्पी in every condition, because मेरे पापा का बिजनेस एक टाइम इट वॉज ब्लूमिंग, देन ही वेंट बैंकरप्ट ऑल्सो, मतलब ही वेंट अंडर सीवियर लोन, ठीक है, सीवियर लोन जो कि मैंने फौज में रह के चुकाया और आज भी चुका रहा हूँ। बट देन आई हैव नेवर सीन द स्माइल गेटिंग वाइप्ड ऑफ हर फेस। मैं देखा उनको ये है कि देख, खाने को है, पीने को है, जीने हैं, जी लेंगे, आपस में साथ में है ना, कर लेंगे। तो मुझे याद है कि मैं आपको बता दूं, बचपन में आई मीन जब मैं 8th में RIMC का एग्ज़ाम देने गया था, मेरा पेपर हुआ था, मैथ्स का पेपर हुआ था और इंग्लिश का पेपर हुआ था, जनरल नॉलेज और वाइवा बचा हुआ था। तो मेरे पापा ने उस टाइम, मुझे याद है कि मैं ऐसे ही निकला, मैंने बोला कि यार ऐसे ही थोड़ा चलो कुछ खा के आते, तो मैं आई वॉज नॉट स्माइलिंग एंड ही सेड वन थिंग, सुन बाकी का पेपर नहीं देना है, चल कोई बात नहीं, तू सोच मत, तूने ट्राई कर लिया ना, बहुत चल चल। मैंने बोला नहीं अब तो इतना दे दिया तो बाकी का दे ही देता हूँ। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड दे हैव। तो मैंने सीखा है कि मेरे पापा को से भी मैंने सीखा है कि यार लाइफ में ना इट इज़ ऑल अबाउट फाइटिंग इट आउट। मतलब आपके सिचुएशंस तो अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। और मुझे लगता है कि जो मैं आपको, जो आपने बोला ना, कि जो मैंने बोला खुद ही कि मतलब अगर आपको आपके फाइनेंसेस देखने चाहिए, बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो होता है जिसके पास बैकअप भी नहीं होता है और वो फिर भी रिस्क लेता है। दैट पर्सन इज वेरी वेरी यूनिक, क्योंकि उसमें दम है, और जिस इंसान में दम है ना, वो रास्ता ढूंढ निकालेगा, चाहे आप कैसा भी कर लो। तो मुझे लगता है कि मेरा जो ये एटीट्यूड है मेरे पेरेंट्स से आया। और मुझे याद है कि व्हेन दैट डे व्हेन आई अनाउंस्ड कि शायद मैं अभी फौज छोड़ने वाला हूँ एंड आई वांट टू एक्ट, तो माय डैड looked up and he said ki you will be happy. I said yes, I want to do that and I think I'll be very happy doing that. He said okay. And you know what, my mom, she was having lunch और मैं जलंधर में ही था, that was my last posting. I was in Jalandhar and she was having lunch and फौजी गेस्ट रूम में थे and she looked up and she said कि यार जल्दी से स्टार वार बन जा, थोड़ा हम भी एंजॉय करके जाए। So see, they did not tell me कि यार तू फौज छोड़ेगा, अभी तू इतना अच्छा कर रहा है, तू आगे भी अच्छा करेगा, नहीं। क्योंकि मेरे को बचपन में ही ना मेरे मम्मी पापा ने एक चीज़ बताया था कि बेटा
हम ये नहीं चाहते कि तू किसी दिन हमारे फोटो के सामने खड़ा होके ना ये बोले कि अगर आप नहीं होते ना तो मैं ये बन जाता। हम रहे ना रहे, जो तुझे बनना है बन के दिखा, और नहीं भी बन पाएगा तो सोच मत, ट्राई तो कर। सो आई लर्न दिस एट अ वेरी यंग एज। और मैं ये कहूँगा कि ये मैसेज मेरे सारे पेरेंट्स के लिए है कि आप ऑफकोर्स आप उनका भला चाहते हैं, इसीलिए आप उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जिनका भला चाहते हैं हम चाहते हैं कि यार इसको कोई नुकसान ना है, इसको कोई चोट ना लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप इस मेंटालिटी से उसको सीख देते हो कि चोट लगेगा भी तो उठ जा, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि हम इंसान होते ही ऐसे हैं, हम ठोकर खा के सीख जाते हैं। तो आई थिंक यू शुड लेट योर चिल्ड्रन बी वॉट दे वॉन्ट टू बी, एंड आई एम टेलिंग यू वंस दे आर हैप्पी दे विल डू वंडरफुल। तो उनको करने दो। आज की जो जनरेशन ऑफ पेरेंट्स भी है और बच्चे भी हैं वो थोड़े ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। आजकल पेरेंट्स रोड क्रॉस नहीं कराना चाहते कि डर लगता है इस सब चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी थोड़ा स्पेस और फ्रीडम देनी चाहिए कि वो एक्सप्लोर कर सके चीज़ों को। एब्सोल्युटली। अभी मुझे क्या लगता है कि ठीक है, आजकल मैं ये भी बोलूँगा कि क्राइम रेट भी बहुत बढ़ गया है। पहले थोड़े सोसाइटी में यार लोग भी बहुत अच्छे थे, अभी कोई रास्ता नहीं क्रॉस कर पा रहा है ना बच्चा, तो कोई अंकल, अनजान अंकल भी क्रॉस करके चला जाए, क्रॉस करवा देगा। अभी वही अनजान अंकल किडनैप कर लेगा। सो वो भी एक रिस्क है। तो मैं पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करूँगा टोटली, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि यार देखो, जितना आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो उतना आप एक्चुअली उसको वल्नरेबल कर रहे हो। जितना आप उसे लिमिटेड क्वांटिटी में, मैं एक बार में नहीं बोल रहा हूँ कि एक बार में उसे दिल्ली से जर्मनी भेज दो या स्विट्जरलैंड भेज दो, नहीं, बट धीरे धीरे करके उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाओ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई ये सिखा रहा है कि हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था, हमारे उसमें मतलब ज्योग्राफी में क्या चल रहा है। हर पेरेंट्स ये सिखाना चाह रहा है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बट लाइफ सिखाओ, लाइफ कैसे जीना होता है, क्योंकि आपने लाइफ में सब कुछ देख लिया। और मुझे लगता है कि दैट्स वाई जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना वो बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स वो छूट देना चाहते हैं बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड नाउ कि काश मुझे ये चीज़ करना नहीं चाहिए था। तो मुझे लगता है कि अ स्मार्ट पेरेंट इज समवन हु अंडरस्टैंड्स राइट नाउ कि जितना मैं इसे खुला छोड़ूंगा, जितना मैं उसे ट्रस्ट करूंगा, जितना मैं उसे गिरने दूंगा, उतना उसकी कैपेबिलिटी टू गेट अप एंड फाइट बैक विल हैपन। तो मुझे लगता है कि लेट देम फाइट एंड लेट देम ट्रैवल देयर ओन पाथ। सर, आपने बोला कि आपकी फैमिली से, अपब्रिंगिंग से ये सारी चीज़ें आई हैं, बिल्कुल, बट आई एम श्योर कि कुछ चीज़ें मिलिट्री से भी, डिसिप्लिन हो गया या फिर हार्डवर्क हो गया, ये भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बॉलीवुड में हेल्प कर रही हैं। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि आपने मिलिट्री से डेवलप की स्पेसिफिकली? देखो, मेरी फैमिली से मेरा एक बेसिक एटीट्यूड आया, क्योंकि मैंने, अब बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो मैंने देखा कि यार मेरी मम्मी कभी दुखी नहीं हो रही, मेरे पापा हर चीज़ में ये है कि यार हो जाएगा, टेंशन मत ले, कर लेंगे। तो मेरे में वो एटीट्यूड आया। बट जब मैं फौज में आया ना, तो ट्रेनिंग वो इतना स्पेसिफिक ट्रेनिंग और इतना हार्डकोर ट्रेनिंग होता है। और जो मेरी सर्विस थी, अब मैं कश्मीर में था, यार बर्फ़ पड़ रही है, ठीक है, तो आपके, अगर सोचो आपके सामने से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, आपके वहाँ इलेक्ट्रिक बजर है। इलेक्ट्रिक बजर मतलब आप एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट को कन्वे करने के लिए आपने सपोज ये दबाया कि दूसरे को पता चले कि भाई आ रहा है। हो सकता है वो इलेक्ट्रिक, क्योंकि इतना ठंड का मौसम है, वायर काम ना करे, आप इन्फॉर्म ना कर पाओ। छोटी छोटी चीज़ों से यार फौज चीज़ें बना देती है। वायर टाइटली बांध के, दूसरे के पास वायर बांधा, 2 किंगफिशर के बॉटल बांध दिए वहाँ पे, यहाँ से वायर खड़काओ, वहाँ किंगफिशर की बॉटल खड़केगी, समझ जाना कि सामने टेररिस्ट आ रहा है। फौज ने ये सिखाया कि मिनिमम रिसोर्सेस, कुछ भी ना हो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी तुम क्या कर सकते हो और कितना एंजॉय कर सकते हो और किस तरीके से अपने गोल को या अपने मिशन को अचीव कर सकते हो। दैट्स व्हाट फौज टॉट मी। कुछ नहीं है। मुझे याद है RIMC में जब हम स्कूल में थे, हम जब दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन में जाते थे ना, दे वर हैविंग नाइकी स्नीकर्स, दे वर हैविंग द बेस्ट ऑफ द वेस्ट, दे वर हैविंग द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स। हमारे बच्चे फ्लैट फुट, वो केला चंद्रा बोलते थे हम लोग, केला चंद्रा एक कंपनी आता था, PT शूज़, वो शूज़ क्या होता है ना, वो फ्लैट फुट है, पूरा पूरा फ्लैट है, ठीक है। वो, अरे वो आप लोग क्या बोलते हो, स्केचर्स जैसा कुछ, PT शूज़, हाँ PT शूज़ होता है, वो जो एकदम पतला चपटा सा है ना। आज के बच्चे पता नहीं देखे भी होंगे कि नहीं, एकदम चपटा जूता होता था। वो चपटा जूता पहन के बास्केटबॉल कोर्ट में घुसते थे, लेकिन 20 मिनट बाद इनको इतना दौड़ाया जाता था, इनको बोला जाता था कि देखो इक्विपमेंट और स्किल से वो तुमसे आगे है, क्योंकि वो लोग स्किलफुली खेलते हैं, पर तुम उनको स्टेमिना में हरा दो। 25 मिनट बाद ना वो थक गए, हमारे बच्चे डबल दौड़ रहे हैं उसी केला चंद्रा में और जीत रहे हैं। तो ये सिखाया कि तुम्हारे पास हो ना हो, इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज टू लूज।
इफ यू आर देयर टू विन इट. एंड बाय विनिंग आई डोंट मीन, देखो फौज में आपको हारने से रगड़ा जरूर देते हैं, लेकिन कभी भी हम हार को ना इस तरीके से नहीं लेते कि मेरा मतलब वी डोंट टेक इट टू हार्ट. व्हेन वी लूज वी थिंक अबाउट कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर. वी डू नॉट टेक इट टू हार्ट कि मैं हार गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया. नहीं, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट फौज. वो रगड़ा इसीलिए देते हैं सो दैट इन द नेक्स्ट मैच यू गिव आउट योर बेस्ट. और कभी आपने ऐसा गेम खेला ना कि बहुत अच्छा खेला फिर भी हार गए, सीनियर्स अप्रिशिएट यू. दे डोंट पनिश यू, दे टेल यू दैट यू डिड योर बेस्ट एंड वी सॉ व्हाट यू डिड. हाँ, अगर आप वहां पे भाग नहीं रहे हो, थक गए हो, दूसरा बंदा यार, तो भाई रगड़ा लगेगा. तो दैट इज व्हाट फौज टॉट मी. डिसिप्लिन कि सुबह उठना है. अभी मैं आपको एक बात बता दूं, अभी यही चीज़ हैज हेल्प मी लॉट इन द फिल्म इंडस्ट्री. मैं सुबह, आज भी सुबह उठ जाता हूँ, रात को सो जाता हूँ. आप देखिए, मैं आज सुबह टुडे मॉर्निंग 5:30 आई वोक अप, ठीक है. 6:30 आई वेंट फॉर अ रन. 8 o'clock आई वॉज बैक आफ्टर माई एक्सरसाइज. 8:30 आई गॉट रेडी. मुंबई का ट्रैफिक आपको पता है. 9:10 आई वॉज एट द एयरपोर्ट. 10:30 मैंने फ्लाइट पकड़ा. 10:30 की जगह डिले हो गया 10:50 पहुँच के मैं 1:30 बजे 2 बजे लैंड हुआ. 3:30 आई वॉज एट दी होटल. 3:30 बजे पहुँच के आई रेस्ट अराउंड 3:45 4 आई चेकड इन. 4 o'clock आई चेकड इन. आई स्लेप्ट टिल 4:45. आई वोक अप. आई वेंट टू द जिम. आई रैन अगेन एंड नाउ आई हैव कम बैक फॉर द पॉडकास्ट. ये चीज़ कैसे कर पा रहा हूँ? अब दूसरा इंसान होगा, वो थक जाएगा, वो सो जाएगा कि यार आज मैं ट्रैवल करके आया हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सो. बट फॉर मी, मेरा माइंड वो फौज ने तैयार कर दिया कि भाई तू सब कर सकता है. यू आर एवर रेडी. सो दैट्स द ट्रेनिंग एंड यू नो ethos, military ethos in me. आई थिंक सर आपकी लास्ट से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि स्टॉप बीइंग वेरी टफ ऑन योरसेल्फ. अगर फेल हो रहे हो तो उसका रीजन आइडेंटिफाई करो और इम्प्रूव करो. अपने आप को या किसी और को बैश करने की जरूरत नहीं है उस. नॉट एट ऑल. मैं आपको जिंदगी में एक चीज बता दूं, कोई भी टीम स्पोर्ट हो, कोई भी चीज हो जिंदगी में, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, व्हेन यू विन ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई यू वन बिकॉज ऑफ अदर्स. अगर मैं बहुत अच्छा एक्टर बन जाऊं, बहुत सक्सेसफुल बन जाऊं, तो रैदर देन थिंकिंग दैट यू नो मैं बहुत टैलेंटेड था, आई शुड थिंक कि मैं जब मेरे पास रेंट देने को पैसे नहीं थे, दिस फ्रेंड ऑफ मी केप्ट मी इन मुंबई. अभी मैं अपने एक RIMC के सीनियर के साथ ही रुका हूँ. भाई पायलट है, ही पेज माई रेंट, ही पेज फॉर माई फूड एंड आई एम प्राउड टू से दैट. बट द डे आई बिकम, आई शुड रिमेंबर दिस एंड आई शुड रिमेंबर दैट इट इज बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर. इट इज बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड राजर्षि मित्रो, वैभव मित्तल. सो दीज आर द फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे मुंबई में रखा रेंट फ्री. कौन रखता है भाई आज के डेट में मुंबई में? और मुंबई में रखा राजर्षि मित्रो, तो आई एम टॉकिंग बिकॉज ही केप्ट मी व्हेन ही इज मैरिड. हिज वाइफ इज सच अ काइंड लेडी who was there with me for 1.5 years. लास्ट में मुझे लगा शर्म से, उन्होंने मुझे नहीं बोला कि जा, मुझे लगा कि यार चल यार शादीशुदा है बेचारे, इनका भी कोई लाइफ है यार. मैं निकला, थोड़ा बेशरम हूँ तो 1.5 साल रुक गया. बट बाद में मुझे भी मतलब दैट इज द काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई हैव. तो मुझे लगता है कि जब आप जीतो, ऑलवेज फाइंड आउट रीजन कि मेरे पेरेंट्स थे, मेरे दोस्त थे, मेरे फौजी सीनियर्स थे, मेरे फौजी दोस्त थे जिन्होंने मुझे उस टाइम पे मदद किया, तब जाके आज मैं इतना अच्छा एक्टर बन पाया हूँ. और जब आप हारो ना, तब आप सोचो कि वाई डिड द टीम और मी लूज एंड बिकॉज ऑफ मी वॉट कुड आई हैव डन बेटर. अगर आपने ये कर लिया ना, हारते वक्त हमेशा अपनी गलती देखो कि मैं क्या और बेटर कर सकता था जिससे चीज़ें बेटर हो सकती थी. बट इतना अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है. लाइफ नहीं खत्म हो रही है भाई. लाइफ में देयर आर एग्जाम्पल्स लाइक पीपल हैव सक्सीडेड एट द एज ऑफ 70, 80, मतलब कुछ भी किसी भी एज में किया है. तो डोंट बी टू हार्ड ऑन, इफ यू आर हार्ड ऑन योर सेल्फ देन यू नो फिर मरोगे भी वैसे ही कि रिग्रेट करता हुआ. लेकिन इफ़ यू आर ईजी ऑन योर सेल्फ एंड इफ़ यू रिमेंबर कि भाई कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, हो गया है, दुनिया कोस रही है, कोई बात नहीं, मैं और अच्छा करूँगा और अब मैं बेटर कम बैक करूँगा. मैं बता रहा हूँ यही लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे. एंड नेवर फील टू बैड कि यार देखो सबका काम है, खराब करोगे तो लोग खराब ही बोलेंगे, अच्छा करोगे तो लोग अच्छा बोलेंगे. कभी कभार ऐसा होता है कि आप खराब ना करो तभी भी लोग खराब बोलेंगे, चुपचाप सुन लो. बट वेन यू कम बैक दिस पीपल विल प्रेज यू. सबको प्यार करवा दो यार अपने से, और क्या, मैं तो करवा दूंगा. वेरी नाइसली सेड सर. एक आई थिंक थोड़ा मैं गियर शिफ्ट करूंगा आर्मी से, थोड़ा सा मैं बॉलीवुड पे आऊंगा. तो इन टर्म्स ऑफ टफनेस, आर्मी आपको ज़्यादा टफ लगी या फिर बॉलीवुड का जो कल्चर है, जो लाइफ है,
जो रोल्स लेने के लिए जितना एफर्ट डालना पड़ता है, जितने ऑडिशंस देने पड़ते हैं, वो आपकी स्ट्रगल कैसे रही? उसमें आपको क्या कंपैरिजन लगा कि क्या टफ है? आई थिंक मैंने जितना अभी तक बोल दिया, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि इसको समझ में आ गया होगा कि मेरे लिए कुछ भी टफ नहीं था। ना फौज टफ थी, ना एक्टिंग इंडस्ट्री टफ है। सी, टफनेस इज इन योर माइंड। अगर आप सोचोगे टफ है तो फिर आपने ऑलरेडी एक सिनेरियो क्रिएट कर लिया कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि ये एक प्रोसेस है, तरीका है। अब एक फायदा होता है कि व्हेन यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेर यू हैव डन अ सर्विस एंड व्हेन यू हैव सर्व्ड इन द एलिटेस्ट ऑफ विद द एलिटेस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि आपने सीनियर के साथ बात किया है, आप एक चीज़ सीख जाते हो कि भाई मेजर बनने में भी मुझे 9 साल की ट्रेनिंग और 6 साल का सर्विस लगा है ना, तो 15 साल तो लगे ना। और अगर मैं सोचूं कि इंडस्ट्री में आते 5 साल में I'll be a सुपरस्टार और फिर मैं निराश हो जाऊं, तो मैं बेवकूफ़ हूँ। इट टेक्स टाइम, एंड द मोर टाइम यू गिव टू एनीथिंग, द मोर चांसेस ऑफ यू बिकमिंग सक्सेसफुल। क्योंकि आप जा ही नहीं रहे हो, आप तो छोड़ ही नहीं रहे हो ना यार उस चीज़ को। जब आप छोड़ते नहीं हो, आप वही चीज़ करते जाते हो, तो आप उस चीज़ को मास्टर कर लोगे। इट इज़ ऑल अबाउट जितना आप एक्ट करते रहोगे कैमरा के सामने, द बेटर यू गेट। यू हैव सीन एक्टर्स हाउ दे इम्प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट मूवी टिल द लास्ट मूवी, है ना। तो इट इज़ द सेम थिंग। तो मुझे कभी भी कोई चीज़ टफ नहीं लगा, और मैं इसको स्ट्रगल नहीं कहता हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि स्ट्रगल उनके लिए होता है जिनको धकेल दिया जाता है कि भाई तुम ये करो। मैं खुद चूज़ करके आया हूँ। मुझे इंडियन आर्मी ने बड़ा चीज़, एक सीनियर ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बोली थी। मैं था वहाँ पे, तो मैंने बोला सर वाई आई शुड डू इट। तो बोला लिसन टू मी, डिड इंडियन आर्मी रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन इट? मैंने बोला नो सर। बोला देन? मैंने बोला यू ज्वाइंड इट? मैंने बोला यस सर आई ज्वाइंड इट। बोला व्हेन यू ज्वाइंड इट देन बेटर डू इट। खत्म। तुमने खुद से चूज़ किया ना यार, तुमको बुलाया तो नहीं है। तो एक्टिंग इंडस्ट्री में खुद से ज्वाइन किया। तो आई वोंट कॉल इट अ स्ट्रगल, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे आपको रिजेक्शंस बहुत फेस करने पड़ते हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग आई थिंक एक्टिंग इंडस्ट्री में है कि रिजेक्शंस बहुत है। बट रिजेक्शंस है क्योंकि देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ रीजंस। अब लोग ये सोचते हैं कि मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, यार इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो? आप शायद उस कैरेक्टर में आपका नहीं जाता है। मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ। अगर मुझे कोई कैरेक्टर के लिए कोई अच्छा ऑडिशन दिया, मैं शॉर्टलिस्ट भी हुआ और फिर मेरा नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को कहता हूँ हाँ यार वो लोग 30-32 का बंदा ढूंढ रहे थे, मैं तो 25 का दिखता हूँ, इसीलिए नहीं लिया होगा। मैं ऑलवेज थिंक गुड अबाउट योरसेल्फ। जो आप अपने बारे में सोचते हो ना, वो आप बन जाते हो। जब आप अपने बारे में अच्छा ही सोचते हो तो आप अच्छा ही दिखने लगोगे, अच्छा ही खुश रहोगे यार। हाँ, तो मैं ये सोचता हूँ, अभी जैसे मैंने कोई ऐड का किया, ठीक है, तो मैंने ऐड का ऑडिशन दिया। मैं बहुत ऐड में, मैं आपको बताऊँ, मेरे को ना, मैंने कम से कम 100-150 ऐड के ऑडिशन दिए होंगे, जिसमें मैं 50 में शॉर्ट लिस्ट हुआ। 50-60 में मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ। शॉर्ट लिस्ट यानी कि मतलब लास्ट के 2-3 प्रोफाइल्स जो जाते हैं उसमें। लेकिन उसके बाद क्लाइंट डिसाइड करता है कि इसको मिलेगा कि नहीं। पता नहीं क्लाइंट को मेरे से क्या दिक्कत है, मेरे को 50 के 50 नहीं मिले। पर मैं क्या सोचता हूँ कि बढ़िया है, आज मैं जो तुम्हारे लिए फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये में कर देता, कल को स्टार बन के 10,000 ले लूँगा। तो इसीलिए शायद भगवान ने मुझे ये नहीं दिया। मैं अच्छा सोचता हूँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार मुझे मिल जाता तो मैं क्यों। यार एक लाइफ है, जी रहे हो, थोड़ा खुशी करके जियो ना, खुल के जियो। माइंडसेट बदलो, माइंडसेट बदलोगे तभी दुनिया बदलेगी और तुम भी बदलोगे। एक सर आपका बड़ा जो बॉलीवुड का ब्रेक था छिछोरे मूवी में, तो छिछोरे के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। कैसे ऑडिशन हुआ, कैसा आपका एक्सपीरियंस था? क्योंकि वो भी एक बड़ा कॉलेज बेस्ड मूवी है और उसमें कैमरेडरी थी, कॉमेडी थी, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। और एक्टर्स भी श्रद्धा कपूर और सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर्स थे जो कि ऑडियंस के फेवरेट हैं और बड़े एक अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। और अगेन SSR तो नीचे से लेके ऊपर उठे हैं। तो आपका उनसे इंटरेक्शन कैसा रहा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, कुछ बताएंगे? सो बेसिकली मैं आपको ये बताऊँ कि छिछोरे का ऑडिशन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा ने बचपन में एक क्वेश्चन पूछा था, क्रिकेट खेलता है, एक्स्ट्रा क्या कर रहा है? तो मैंने भी मुंबई आके सबसे पहले सोचा कि एक्स्ट्रा क्या करूँ। अब क्या है, लोग ऑडिशन के लिए जाते हैं, तो लोग हफ्ते में 2-3 बार ऑडिशन के लिए जाते हैं एंड दे यूज टू रोम अराउंड। आजकल ऐसा नहीं होता, पहले ऐसा होता था कि आप वो आराम नगर, जितने भी ऑडिशन के प्लेसेस है, आप हर दिन जाके पूछते हो। आप हफ्ते में 1-2 बार चले जाते हो कि सर मेरे लिए कुछ काम है, क्या मेरा प्रोफाइल सूट करता है? फिर वो बोलते हैं कि नहीं, इस लिंक में मेल कर दो। आप मेल कर देते हो, फिर आपको कॉल आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो मुझे याद है कि मैं ऐसे घूमता रहता था और मैंने डिसाइड किया मैं हर दिन जाऊँगा।
तो हर दिन जाते जाते ये जो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है, इधर भी जो बाहर बैठती थी, मतलब जो रिसेप्शन में बैठती थी, शी बिकेम अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। क्योंकि मैं हर दिन जा रहा हूँ, हर दिन शक्ल दिखा रहा हूँ, वो भी बोल रही कि यार तू हर दिन आ जाता है। मतलब मैं बहुत फ्रिक्वेंटली जाता था। मुकेश छाबड़ा में तो हर दिन नहीं जाता था क्योंकि इट वॉज इन जूहू एंड मैं आराम नगर में हर दिन जाता था, तो मैं इसमें भी बहुत फ्रिक्वेंटली जाता था, तो ये पहचानने लगी। सो शी वॉज द वन हु इन्फॉर्म्ड मी दैट कि छिछोरे का ऑडिशन चल रहा है। तो मुझे अपने एक रूममेट था, उससे भी पता चला कि वो बोला है कि देखो हमारा एक छिछोरे का ऑडिशन आया है, बट इस पर्टिकुलर लोगों के लिए आया है, इस एज ग्रुप के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं। मैंने बोला यार मैं भी चल लेता हूँ, मैं भी इतना यंग तो दिखता ही हूँ, चला जाता हूँ। तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे लाइन लगा हुआ है, मतलब 700-800 लोग लाइन में लगे हुए हैं। फिर वही, मतलब करना तो नहीं चाहिए बट फौज वाली वही जो फौज ने सिखाया था। तो मैं अपना कॉन्फिडेंटली अपना बाइक में गया था, तो अपना हेलमेट लेके मैं चला गया, अंदर जाता गया। तो लोगों ने मुझे बोला कहाँ जा रहा है? मैंने बोला यार मेरा तो ऑडिशन है, बुलाया है। तो बोला अच्छा आपको बुलाया है, अच्छा जाइए। बाकी लोग सोच रहे हम तो वॉलंटरीली आए, इसको तो बुलाया है। क्योंकि मैं उस रिसेप्शनिस्ट को पहचानता था, तो मैं किसी तरह उसके पास पहुंच गया और मैंने बोला कि भाई मैं आ गया हूँ, मेरा ऑडिशन करवा दे। तो उन्होंने मुझे थोड़ा पहले करवा के ऑडिशन करवा दिया। अब देखो लक फैक्टर देखो यार। एक लड़का था नितिन करके, जो मेरा अभी बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी छिछोरे में था। अब उसका और मेरा ऑडिशन, उन्होंने ग्रुप बनाया, 3 बंदों का ग्रुप बनाया, बोला आप 3 साथ में परफॉर्म करेंगे। तो मैं और नितिन गए। तो नितिन था, मैं था और एक और था। तो इन्होंने हमें बोला कि हम तुम्हें रैगिंग करेंगे और इस पे तुम्हें ये चीज़ बोलेंगे और ये चीज़ करना है, तो उसी पे जो तुम रिएक्ट करोगे वैसा होगा। अब मुझे इसको बोला कि तुम फिश बनोगे, मछली बनोगे, और तू बगुला बनेगा और तू मछली को पकड़ेगा। अब मुझे ये नहीं पता था, बगुला बोला। अब मैं सोच रहा हूँ ये बगुला क्या होता है भाई। तो ऑडिशन चल रहा था, मैंने उसी दौरान नितिन को पूछ लिया कि भाई बगुला क्या होता है। और चलते चलते ही मैंने सोचा यार ठीक है यार, मैं कॉलेज का स्टूडेंट अगर हूँ तो रियल लाइफ में भी तो पूछ सकता ही हूँ ना। रियल लाइफ में अगर मुझे नहीं पता हो बगुला, एंड एक्टिंग इज ऑल अबाउट रियल लाइफ, पोर्ट्रेइंग रियल लाइफ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई बगुला क्या होता है। तो उसने मुझे बोला कि जो एक बर्ड नहीं है ऐसे ऐसे करता है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है तू चल, मैं ऐसे ऐसे कर देता। तो मैंने ऐसे ऐसे करा, डायरेक्टर लव्ड इट। अच्छा। तो देखो बहुत कोई सोचता है कि नहीं मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं सोचता हूँ, एंड यू माइट थिंक कि अगर मैं इससे पूछ लूँ तो लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे। दैट इज व्हाट यार, बी सिंपल। नहीं आता है, नहीं जानते हो, पूछ लो। नितिन ने मुझे बताया, आई गॉट इट यार, आई गॉट छिछोरे। अब छिछोरे की सबसे बड़ी बात हुई कि हमें बताया कि तुम सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हो। तो हमने सोचा भाई अब तो बड़े बड़े मूवीज करेंगे, अब तो हम सीधा उसके दोस्त आ रहे हैं। फिर सेट में पहुंच के पता चला कि उसके जो मेन दोस्त है वो 5 और लोग हैं और हम साइड में उनके दोस्त हैं। और बट इट वॉज अ गुड स्क्रीन स्पेस, मतलब वी वर देयर थ्रू द एंटायर मूवी एंड हैड अ वंडरफुल टाइम बिकॉज द डायरेक्टर वॉज वंडरफुल यार। द डायरेक्टर वॉज अमेजिंग पर्सन, नीतीश तिवारी सर। मतलब ऐसा चिल्ड आउट बंदा, एंड ही गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू एक्टर की यार मतलब करो। लोग मतलब वो कितना भी चांस दे सकते हैं, इवन इफ यू हैव अ सीन और तुम मेन एक्टर नहीं हो फिर भी तुम कर रहे हो, ही हैज़ द पेशेंस कि करो, कोई बात नहीं, कर यार, ट्राई कर और अच्छा कर सकता है, अच्छा ऐसा तू ट्राई कर, मैं देख लूंगा। तो ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर, लव्ड वर्किंग विथ हिम। तो एक वो था। और जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत की बात है, तो इतना इंटरेक्शन हमारा मेन स्टार्स से तो नहीं था, बट येस वन डे वी कुड सिट टुगेदर, आई वॉज लिसनिंग टू हिम, ही वॉज वेरी एजुकेटेड और हमेशा किताब पढ़ते रहते थे, एंड वेरी हम्बल पर्सन ऑल्सो, वेरी नाइस ऑन सेट। एंड रेस्ट ऑफ द को एक्टर्स ऑल्सो, श्रद्धा कपूर, नवीन पॉलीशेट्टी, तुषार आई थिंक तुषार, दे आर ऑल अमेजिंग एक्टर्स। जो हमारे बेवड़ा थे, साहिर जो थे, वो भी यू नो वेरी वेरी गुड पर्सन। द टीम वॉज अमेजिंग। मतलब वो हमसे मिलते थे तो जैसे ये बेवड़ा का कैरेक्टर जिन्होंने किया था, वो हमसे मिलते थे तो वो हमसे कभी ऐसे नहीं मिलते थे कि यार तुम साइड में हो, वो ऐसे मिलते थे कि यार जैसे हम कॉलेज की उनके बंदे हैं, जूनियर है। सो वी एंजॉयड एंड वी रिलीव्ड कॉलेज लाइफ यार, वी रिलीव्ड कॉलेज लाइफ एंड दैट वाज फन। बहुत मज़ा आया था शूटिंग करने में। और मुझे याद है सबसे टफ सीन था एक, जो हम लोग रात को IIT में शूट कर रहे थे, एंटायर नाइट, वो पानी वाला जो सीक्वेंस था याद है, बकेट मारते हैं, राइट। एंटायर नाइट हम गर्म पानी हमें दिया जा रहा था, गर्म पानी मार रहे थे, पोंछ रहे थे, पोंछने के बाद 5 मिनट सूख रहे हैं, सूखने जा रहे हैं कि फिर से पानी का शॉट आ जा रहा है। पूरी रात किए हम, फ्रॉम आई थिंक 10 o'clock टू आई थिंक मॉर्निंग 4 o'clock तक ये चला, सोचो पानी में। तो तब मेरा फौजी ट्रेनिंग काम आया, क्योंकि हमें ये गेट वेट ना, मतलब ऐसे एक IMA में होता है मसूरी नाइट, ओके। पूरा गीला करके
रात को खड़ा कर देते ठंड के मौसम में कि मसूरी देखते रहो, वॉच मसूरी, सो दैट्स कॉल्ड मसूरी नाइट। ये आरआईएमसी में भी होता है, वहाँ से मसूरी दिखता है। तो मुझे लगता है किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी से मसूरी नहीं दिखना चाहिए, तो मसूरी नाइट के नाम पे हमें बोलते हैं कि नाउ वॉच, और पूरे रात गीला करते रहेंगे, गर्म पानी से गीला करेंगे ताकि ठंड में और ठंडा लगे। तो दैट ट्रेनिंग हेल्प्ड मी, या तो मुझे वो बड़ा मजा आया, मुझे वो वापस याद आ गई। इससे आपको एज एन एक्टर सीखने को क्या मिला? जैसे इन सब लोगों के साथ काम किया, पहला आई थिंक बड़ा ब्रेक था, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, तो बॉलीवुड के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट टाइम आपने एज अ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक्ट किया, तो लोगों का रिस्पांस कैसा था? जो आपकी फैमिली थी, जो आपके फ्रेंड्स थे, प्लस आपकी क्या लर्निंग हुई इस चीज़ से? दे वर वेरी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो इतने खुश थे कि यार मुझे मिला है जो इतने दूर से गया है, इतना सब कुछ छोड़ के गया है, तो इस बंदे को मिला है। दे वर वेरी हैप्पी। और जो सीखने वाली बात है, मैं ये सीखा हूँ कि यार जब मैं सेट में, मैं जर्सी का भी बताऊँगा, बिकॉज आई वर्कड विथ शाहिद एंड आई लव्ड वर्किंग विथ शाहिद सर। ही वॉज अमेजिंग, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, ये तो सबको पता ही है। तो मुझे ये था कि यार जब मैं सेट में था ना, वन थिंग आई लर्नड इज हाउ मच दे लव देयर वर्क, कितना प्यार करते और कितना पैशनेट है, और कितना उस मतलब दे आर कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज ऑन सेट, दे आर द कैरेक्टर्स ऑन सेट। तो ये चीज़ मैं सीखा कि यार ये लोग यहाँ आके एक मतलब जब हमसे बात कर रहे हैं, दे आर प्रोबेबली टॉकिंग एज शाहिद कपूर और एज वरुण शर्मा, चूचा जो मतलब सेक्सा का कैरेक्टर, दे आर टॉकिंग एज दैट टू अस। बट जैसे ही वो शॉट में जा रहे हैं ना यार, अचानक से दे आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू दैट अदर पर्सन। तो वो चीज़ मुझे समझ में आया कि यार ये चीज़ तो करना है, दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न, क्योंकि ये तो हमारा पहला चीज़ था। तो मैंने वो चीज़ सीखा कि यार प्रोफेशनलिज्म एट इट्स पीक था, हाउ दे आर ऑलवेज ऑन टाइम ऑन सेट, दे आर स्टार्स यार, तभी भी वो टाइम पे आ रहे हैं। ये चीज़ तो मैं भी हमेशा फॉलो करता हूँ। इनफैक्ट मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ कि मुझे बता देते थे कि यार आप आधा घंटा लेट आया करो, क्योंकि मैं 15 मिनट पहले पहुंच जाता था। तो वो लोग हमेशा 15 मिनट पहले का टाइम देते थे, ये सोच के कि लेट आएंगे, और मैं उसमें भी 15 मिनट पहले आ जाता था। तो मुझे आगे कभी कभार सेट से वो जो एडी होता था वो बता देता था कि सुनो एक्चुअल टाइम ये है, तुम इतने टाइम तक आ जाया करो, ये बाकियों के लिए। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये मुझे फौज ने सिखा दिया, ऑलवेज रीच अर्ली। तो ये चीज़ था, एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, एंड आई अंडरस्टूड कि देयर इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम श्रद्धा कपूर इज हाउ हम्बल शी इज एज अ पर्सन। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार आप कितना भी बड़े हो जाओ, अगर आप हम्बल नहीं हो ना, देन इट्स नॉट वर्थ इट, आई थिंक, वट एवर यू हैव अचीव्ड। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी, काफ़ी चीज़ें सीखी सेट में। देन कैमरा फेसिंग सीखा कि कैमरा में कितना मैटर करता है। अगर आप ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा कोशिश करोगे, तो आप यू आर डिस्टर्बिंग द एंटायर सीन। कितना करना चाहिए, कितना इज योर मैक्सिमम, हाउ टू रिमेन इन दैट कैरेक्टर, आप कितना उस सीन को प्रोवाइड कर सकते हो। अब लोग सोचते हैं कि यार मैं तो यार साइड में हूँ, मैं क्या करूँ, बट नहीं यार, जब आप उधर भी रह के ऑनेस्टली अपने प्रोफेशन को फॉलो कर सको ना, तभी आप इधर आने के लायक हो। इट इज सेड कि व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग देन। तो मैंने वो चीज़ सीखा, और मैंने अपना 100% इन एवरीथिंग, अगर आप वो मूवीज देखोगे ना, कोई देख के ये नहीं बोलेगा कि खड़ा था। आई एम इन एवरी बिट ऑफ इट आई एम परफॉर्मिंग, एंड सो आर द अदर को एक्टर्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया, नितिन हो, चाहे करण हो जर्सी से, या सौरभ पांडे हो, देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स दैट आई हैव मेड। जी जितने भी लड़के, अनुज सिंह ढाका, नाउ ही इज डूइंग ग्रेट प्रोजेक्ट्स। तो ये जितने भी फ्रेंड्स मैंने बनाए हैं, these people were giving their best in everything that they were doing, and that is why they are also doing great now. And sir, एक चीज़ मुझे इसमें से पूछने के लिए मिला है कि आपने बोला कि when you are not the central figure जिस पे फोकस है, मे बी एक्टर है, और you are doing a side role, but वहाँ पर भी what kind of energy you are giving, कितना परफॉर्म कर रहे हो, वो स्टैंड आउट करने का जो है, वो क्या माइंडसेट है कि हाँ मैं मेन फोकस नहीं है, मे बी अगर मैं थोड़ा कम भी करूँ तो भी चलेगा, बट अपना 100% मुझे देना ही है, नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट द फाइनल आउटकम। मुझे लगता है कि जब मैं उधर रहता हूँ ना, आई एम टोटली इमर्स्ड इन व्हाट आई एम डूइंग। और मेरा एक चीज़ हमेशा से रहा है, मैं कहता हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट एंजॉइंग एनीथिंग यू डू, है ना, अदर पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट एंजॉइंग। मैं आपको बताऊं कि अगर आप खुद ही खुश हो ना, तो दूसरे इंसान भी आपको देख के खुशी होगा, दुखी नहीं होगा। तो मैं एंजॉय करना बहुत जानता हूँ, एंड आई यूज टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑन सेट। कि अगर मैं सेट में हूँ और अगर मैं कैमरा के सामने हूँ, और मुझे पता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपने आप को मैंने भी अपने उसके लिए प्रिपरेशन किया।
आई लॉस्ट वेट फॉर छिछोरे टू लुक यंगर, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एज इतनी है और मुझे उससे यंगर दिखना है, कॉलेज स्टूडेंट दिखना है, तो लीन करना होगा। मुझे पता था कि मेन कैरेक्टर नहीं है, बट आई लॉस्ट 7 kgs टू डू दैट रोल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे बताया गया था कि यार प्रिपरेशन इज एवरीथिंग, प्रिपरेशन शोज योर कैरेक्टर। तो मेरा प्रिपरेशन उधर ही से स्टार्ट हो गया था। मैंने उसके लिए भी सोचा था कि मेरा बैक स्टोरी की, यार ये स्टूडेंट है तो इसका क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, कैसा सोचता है, कैसा बनेगा, अगर मैं जर्सी में क्रिकेटर हूँ तो मैं क्या थॉट प्रोसेस के साथ खेल रहा हूँ। एंड व्हेन यू आर ऑनेस्टली थिंकिंग ऑल दिस, तो आपका एक्टिंग भी ऑनेस्टली आएगा, क्योंकि आप जो भी चीज़ कर रहे हो ओरिजिनल कर रहे हो ना। ओरिजिनल एक थॉट प्रोसेस को इतना आपने अपने आप में कर दिया है कि वो चीज़ ओरिजिनली दिखेगा और आप उस चीज़ को एंजॉय करते हुए कर रहे हो। सो दैट वाज समथिंग दैट आई थिंक एक डेली लाइफ में भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, तो उसमें स्कोप तो है ही, इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो है ही, परफॉर्मेंस का और रिजल्ट्स का भी। तो उस चीज़ को इम्प्रूव, उस चीज़ को फुल मोटिवेशन के साथ अच्छे से अपना 100% देके ही करना चाहिए, हैप्पीली। बिल्कुल। और जब आप कोई चीज़ ऑनेस्टली करो ना, एकदम दिल लगा के, 90% चांस है कि वो सही होगा, और अगर नहीं भी हो ना तो 10% आप कभी अपने आप को कोसोगे नहीं, बिकॉज यू नो हार्ट इन हार्ट कि यार मैंने पूरा ट्राई किया और मैंने अपना बेस्ट किया। और तब आप, पता है क्या होता है, जब आप पूरा ट्राई करते हो ना, आपका माइंड सेट ये हो जाता है कि अच्छा ठीक है, तो अगर मेरा इससे नहीं हुआ तो मैं बेटर क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब आप पूरा ट्राई नहीं करते हो ना, आप इतना सर्कमस्टांसेस को कोसने लगते हो, फिर आप ये नहीं देखते हो कि व्हाट यू कुड हैव डन बेटर और व्हाट यू कैन डू बेटर। तो ये होता है, ये ज़्यादातर लोग ब्लेम गेम में चले जाते हैं कि ये होता, ये सर्कमस्टांसेस होता, मेरे को चांस मिलता, मेरे को। यू कांट कंप्लेन, यू जस्ट हैव टू वर्क एंड परफॉर्म, दैट्स इट। राइट। और सर, आपने सेकंड मूवी की बात की, जर्सी की, तो वहाँ से लेके ट्रांजिशन कैसा रहा कि जर्सी में, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप ऑफ मूवी थी, एक्टर्स भी डिफरेंट थे, और शाहिद कपूर तो एक अलग ही लेवल के एक्टर हैं, जैसे हमने उनकी मूवी देखी है, कमीने हो या फिर हैदर हो, तो उनका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा उस मूवी का? यार एज एन एक्टर तो मैं तो, मतलब व्हेन आई सॉ हिम परफॉर्मिंग, आई वाज लाइक रियली ऑस्ट्रक, आप बोल सकते हो। मतलब मैं एंड मेरा जर्सी में कुछ मोमेंट्स बहुत अच्छा इसलिए रहा क्योंकि आई वाज परफॉर्मिंग अ सीन विथ हिम, एंड व्हेन आई परफॉर्म्ड, व्हेन ही केम एंड टोल्ड मी कि यू नो यार तू ना एकदम कैरेक्टर में रहता है, ऐसे करेगा ना अच्छा करेगा, दैट वाज ह्यूज फॉर मी यार। अब देखो एक चीज़ है, ऑडियंस नोटिस करे ना करे, बट व्हेन अ पर्सन लाइक हिम हु हैज़, मतलब जिसने एक्टिंग को गोल रखा है, अगर वो देख पा रहा है कि आई एम डूइंग इट ऑनेस्टली, then I understood that I am playing my character honestly. Even the director complimented me कि मैंने उनसे जाके पूछा भी कि सर मैंने ऐसे डेवलप किया और मैं ऐसा सोचता हूँ, then he said you are absolutely doing perfect यार, तुम जो justification कर रहे हो ना कैरेक्टर को, it's perfect and I am loving it, and that's why he included me in more scenes. There were lesser scenes जर्सी में, but जर्सी में he included me in more scenes because I was so honest to it. तो I had a wonderful time इन जर्सी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा शाहिद के साथ, एंड ऑल्सो द ग्रेट थिंग वॉज लाइक यार द प्रीमियर वॉज हेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम लेटर बिकॉज कोविड आ गया, तो इट वॉज आई थिंक 1 year लेटर। तो 1 year लेटर अब मैंने जर्सी शूट किया 2020 में, आई थिंक 22 में जर्सी केम आउट, आई थिंक 22 में व्हेन जर्सी वॉज कमिंग आउट, आई वेंट फॉर द प्रीमियर, एंड मैंने पूरा दाढ़ी वाड़ी रख रखा था, जर्सी में मैं क्लीन शेव था, एंड of course I was there, I was standing there, and when Shahid came out from the press room, he just said कि अबे तू completely बदल गया, दाढ़ी वाड़ी रख के कुछ नया कर रहा है क्या? I was so happy that यार that means he recognized, या दाढ़ी रख के तो मुझे नॉर्मली लोग ही नहीं पहचान पाते जो मुझे डेली इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, वो भी मुझे देख के पूछते सर आप मजुमदार सर हो गया, सर आपका लुक से पहचान नहीं पा रहा हूँ, बट ही रिकॉग्नाइज्ड, एंड दैट मीन्स दैट डे आई अंडरस्टूड दैट कि अगर आप ऑनेस्टली परफॉर्म करोगे ना तो कभी ना कभी तो दुनिया आपको नोटिस करेगी। और जो मैं आपको बताऊंगा, छिछोरे एंड जर्सी वर नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने बहुत मेहनत किया कैरेक्टर के लिए, वो बहुत झूठ हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेटर में था, तो आई न्यू एज अ क्रिकेटर व्हाट टू डू, मुझे पता था कि क्रिकेट में सर्कमस्टांसेस कैसा होता है, क्रिकेटर कैसे सोचता है, तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू प्रिपेयर। सिमिलरली स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, हॉस्टल स्टूडेंट, NDA IMM में मैं कर चुका था, तो मुझे पता होता था कि एक बदमाश बच्चा कैसा सोचेगा, कैसा हो सकता है, तो that was easy for me. But the projects that I did later on, they needed a lot of characterization, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत काफ़ी मेहनत की। और सर, जब फाइनली मूवी रिलीज होती है तो कहते हैं कि जो एक्टर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा
आई थिंक वरीड होते हैं, नर्वस होते हैं, तो उस टाइम पे आपका कैसा रिएक्शन था? क्योंकि बड़े ब्रेक्स थे और स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया तो काफ़ी मेहनत के बाद मिले, ऑडिशंस देने के बाद मिले होंगे, तो वो उस टाइम पे आपकी फीलिंग कैसी थी? बिल्कुल सही। आप जो बोल रहे हो, जब भी एक मूवी निकलता है एक्टर्स वरीड होते हैं क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि फाइनेंसेस बहुत इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कुछ होता है। पर वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और शाहिद कपूर थे, मैं नहीं था। मुझे पता था कि मैंने बढ़िया परफॉर्म किया है, लोगों को बस मेरा एक्टिंग देख के मजा आना चाहिए, मेरा फाइनेंसेस से कोई लेना देना नहीं, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं। दैट्स द बेस्ट थिंग व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। जब आप नीचे से स्टार्ट करते हो ना, ये एक फ़ायदा भी होता है, आपके ऊपर सीधा प्रेशर नहीं है परफॉर्म करने का। तो आप सीखते 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 आप जब एक्टिंग सीख जाते हो, तो जब आपको फिर मौका मिलता है देन यू कैनॉट गुफ इट अप। बट मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। मेरे को तो ये था कि कब निकलेगी और मैं कब जाके अपना मूवी एंजॉय करूं। तो जब निकला, मैं अपने दोस्तों के साथ गया, 2 बार 3 बार गया, खूब एंजॉय किया और बहुत मजे से देखा। एंड आई वाज सो हैप्पी। और मैं खुद भी जब भी आता था मैं बोलता वो देख मैं आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। बहुत सिंपल हूँ, बहुत खुश हूँ। और मेरे दोस्त भी मतलब अपने वाइफ्स को लेके गए, और वो वाइफ्स भी आज मुझे बोलते हैं कि भाई पूरे मूवी में जब भी आते थे, अरे देखो मैंने लास्ट में बोल दिया, अरे मुझे भी दिख रहा है। सो दैट्स द काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई हैव। सो yeah, I had fun and there was no pressure at all. एंड सर एक चीज़ यही पूछूंगा कि जैसे आर्मी में आपके डिफरेंट टाइप के कलीग्स होंगे जो कि डिफरेंट टाइप का बिहेवियर होगा, अलग डिसिप्लिन होंगे, और मूवी इंडस्ट्री के लोग कल्चर थोड़ा अलग रहता है जो आपका कोवर्कर्स भी होते हैं, तो उसमें आपने क्या डिफरेंसेस पाए कि इन लोगों में क्या आपको चेंज लगा? कि मे बी आर्मी में क्योंकि होता है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन तरीके होते हैं, कॉमन आई थिंक कॉम्पिटिशन आपस में नहीं होता, राइट? बट फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी आपके कोलीग्स होंगे, कहीं ना कहीं आपस में भी कंपटीशन रहता है। जैसे आपने बोला रूममेट के साथ भी कहीं ना कहीं कंपटीशन था एक रोल पाने के लिए, तो ये कैसे आपने इस चीज़ को आपने क्या फील किया इस चीज़ के लिए? मैं आपको ये बता दूं कि मैंने दोनों में ही ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं किया, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि आर्मी में आपका जो जैसे आपने बोला कि वी आर ड्रिवन बाय ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, देश। इवन द मूवी इंडस्ट्री हो सकता है कि वी आर somebody is doing a different movie, somebody is doing a different movie, but when we come for the same movie we are driven by the same objective कि ये मूवी अच्छा बनना चाहिए। तो वो भी सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ही लड़ रहे हैं, और मतलब फौज में सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ रहे हैं, और ये भी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ही कर रहे हैं कि यू नो द प्रोजेक्ट शुड बी सक्सेसफुल। बट हाँ, थोड़ा आप बोल सकते हो कि येस, इन द फिल्म इंडस्ट्री देर आर पीपल, देर माइट बी पीपल हु आई मीन मेरे को तो ऐसे कोई मिले नहीं अभी तक ऑन सेट, बट देर माइट बी पीपल हु आर बिट एक्सुबरेंट कि अपना परफॉर्मेंस, दे केयर मोर अबाउट देयर परफॉर्मेंस देन यू नो दी प्रोजेक्ट। बट वो चीज़ फौज में नहीं है। बट अदर देन दैट आई थिंक दे आर बोथ, दीज बोथ इंडस्ट्रीज आर गोल ड्रिवन। दे बोथ वॉन्ट टू डू, मतलब अगर आप इंडस्ट्री में देखो, मैं आपको बताऊं कि आप लाइट मैन, कैमरा मैन, यार दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, वो अपना काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनका लाइटिंग सही नहीं है ना तो अच्छा नहीं आएगा, अगर कैमरा का एंगल सही नहीं है तो अच्छा नहीं आएगा, डायरेक्टर का विजन नहीं है तो अच्छा पिक्चर नहीं बनेगा, एडिटर अच्छा कट नहीं कर रहा है, डायरेक्टर अच्छा बना दिया, एक्टर ने एक्टिंग अच्छी कर दी, एडिटर ने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं बनेगा। तो वो हर कोई जब एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आता है और अपना टास्क करते हुए ही, आप अगर लड़ाई भी देखोगे ना, हर एक यूनिट अपना अपना पोस्ट कैप्चर करने जाती है, लेकिन ओवरऑल इंडियन आर्मी ही लड़ाई जीतती है। तो ऑब्जेक्टिव सबका दिया जाता है, एंड आई थिंक एवरीबडी इज ट्राइंग टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, कि ओवरऑल हमारा टोटल जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो। तो ये दोनों इंडस्ट्री में ही कॉमन है। So that's the better thing, and I have been lucky to have meet some good people। और मेरे को इसीलिए नहीं, कंपटीशन आप बोल सकते हो कि हाँ फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा कंपटीशन तो है, हर कोई एक दूसरे को कंपटीशन की नज़र से ही देखता है कि यार ये वो, बट मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी किसी को ऐसा कंपटीशन नहीं देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपना काम और मैं अपना एक्टिंग अच्छे से करूँगा, और जो मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, तो मुझे नहीं लगता है कि एनीबडी इज़ माई कॉम्पिटिशन। एंड the day you start seeing anybody else as your competition, that day you are automatically setting a benchmark for yourself that can be lower than what you could have achieved। तो मैं कंपटीशन में बिलीव ही नहीं करता हूँ। वेरी वेल सेड, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। या और सर आपका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है ऑलिव ग्रीन्स पॉजिटिव, जो मैंने देखा मुझे काफ़ी पसंद आया। अभी तो एक ही एपिसोड आया है उसका, और एक जो बड़ी डिफरेंट चीज़ मुझे लगी उसमें ये है कि
एक्चुअल जो आर्मी के वेटरन्स हैं उन लोगों ने परफॉर्म किया है आपके साथ, जो कर्नल भारवान है और बाकी सारे जितने लोग हैं। तो ये आइडिया कैसे आया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए? कश्मीर बेस्ड उसका पूरा नैरेटिव है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मुझे। अभी एक एपिसोड देखा जो आया है। और ये कहाँ से इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई, कैसे आपने लोगों को कन्विंस किया या कैसे आप लोग साथ में आए इस चीज़ को करने के लिए, और कुछ चैलेंजेस फेस किए क्या, क्योंकि वहाँ पर जाकर वो सब चीज़ें दिखाना, कैसे आपकी जर्नी रही उसको? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपने पूछा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली कमांडेंट अपने कुलप्रीत यादव जो कि इस प्रोजेक्ट के राइटर है और क्रिएटर है, इन्होंने आई मीन ही इज़ माई सीनियर फ्रॉम दी, ही इज़ एक्स कोस्ट गार्ड, तो ही इज़ ऑल्सो माई सीनियर फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेज। तो हमने प्लान किया टू मीट इन मुंबई बिकॉज वी वर बोथ वर्किंग फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। तो हमने सोचा कि एक बार मिलते हैं, दोनों फौजी है, मिलते हैं। और कर्नल राजीव को तो मैं जब मैं कारगिल के उस रैली में गया था महिंद्रा की तरफ से, तो तभी मिल चुका था एंड वी बिकेम वेरी क्लोज। तो अब क्या हुआ कि जब कुलप्रीत सर से मैं मिला तो वी वर टॉकिंग कि कैसा चल रहा है, हाउ यू आर डूइंग, हाउ यू आर ऑडिशनिंग, हाउ इज थिंग्स गोइंग ऑन। फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार आई एम राइटिंग बुक्स। ही इज़ अ वेरी वेल नोन ऑथर बाय द वे। ही हैज़ रिटन सम 16 odd books for his publisher is Penguin. So he is already a well established author, served in Coast Guard for 23 years I guess, exactly 23 I suppose. So he is very well established and he is also doing something extra now for his passion for the movie industry. तो उन्होंने मुझे बोला कि यार कभी कुछ करते हैं ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला सर आपके पास कोई स्टोरी है ऐसा, तो हम एक कोई शॉर्ट फिल्म तो बना ही सकते हैं। तो ही सेड कि हाँ मैंने 5-6 शॉर्ट फिल्म बनाई है, बट देन शॉर्ट फिल्म बना के यार मुझे फिल्म फेस्टिवल वगैरह के लिए। तो मैंने बोला नहीं सर, फिल्म फेस्टिवल के लिए नहीं, लेट्स मेक इट अ शॉर्ट फिल्म फॉर एवरीबडी टू वॉच एंड टू लर्न समथिंग। तो बोला यार मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है एंड दिस वॉज द स्टोरी। एंड ही सेड कि ओके। तो फिर जब उन्होंने मुझे ये स्टोरी नरेट करी, मैंने बोला सर ये तो हम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार यू नो तेरे से मिलने से पहले ही ना, जब ये स्टोरी मैं सोच रहा था एंड आई वाज थिंकिंग कि द बार्बर, यू नो यू कैन बी द बार्बर। तो वो मेरे दिमाग में हमेशा था। And somehow the colonel that I want to bring on board is Colonel Rajiv Bhairwan, but I am not in touch with him. मैंने बोला सर I know him, I'll tell him. तो मैंने कर्नल राजीव को आते ही कॉल किया। मैंने बोला सर ही इज़ अ वेरी बिजी मैन, कर्नल राजीव इज़ अ वेरी बिजी मैन। मतलब उनके पास तो मैं जब उनसे एक्चुअली मिला, जब मैं उनके एकेडमी गया, आई रियलाइज दैट पर्सन डज नॉट इवन स्लीप। रात को सोते नहीं है और मुझे भी नहीं सोने देते थे क्योंकि वी वर शेयरिंग अ रूम। यार 2-2, 2:30 बजे बच्चों को समझा रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अब नाउ ही इज़ डूइंग फॉर अ नोबल कॉज ऑल्सो, और मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये तो मतलब ऐसा था उनके साथ। तो आई अंडरस्टूड दैट ही इज़ अ वेरी बिजी मैन। तो मैंने उन्हें को कॉल किया एंड व्हेनेवर आई कॉल ही पिक्स अप माय फोन एंड ही इज़ ऑलवेज इन अ हरी रहते हैं। हाँ हाँ बता, और बता क्या चल रहा है। तो जैसे उन्होंने उठाया, मैंने बोला सर एक ऐसा ऐसा चीज़ है। बोला छोटे तू कर रहा है? मैंने बोला हाँ। बोला तू कर रहा है, आई एम देयर। सी दैट्स द बॉन्डिंग। उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या स्क्रिप्ट है, मेरा क्या कैरेक्टर। मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि सर दीज आर द कैरेक्टर्स। मैंने बोला सर एक ऐसा शॉर्ट फिल्म बनाने का हम सोच रहे हैं, उसमें मैं करूँगा, तो सोच रहा था आपको तू कर रहा है, कुछ भी होगा वहाँ पे साइड में भी खड़ा रहना होगा, आई एम देयर फॉर यू। दैट्स व्हाट इज आर्मी बॉन्डिंग। उन्होंने बस बोला कि आई एम देयर फॉर यू। इतना अच्छा लगा मुझे। एंड देन आई टोल्ड कर्नल दिस कमांडेंट कुलप्रीत कि सर आप बनाइए इस पर, कर्नल राजीव इज़ ऑन बोर्ड, आपको मैं नंबर दे देता हूँ, आप बात करना। तो जैसे उन्होंने फ़ोन किया, ही सेड द सेम थिंग, सर मजुमदार कर रहा है ना सर, आई एम देयर, आप बनाओ स्टोरी। सो ही मेड अ स्टोरी, उसको बनाया, लिखा विखा। एंड देन somehow he was narrating this story, मतलब he was about to direct it, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम खुद ही आपस में बना के एक अच्छा नरेटिव लोगों के लिए बनाना चाहते थे। So when he was narrating this story now to his friend, that is Prashant Bhagia sir, our director, he is a huge director. He has directed Jamna Par, he has directed Fisaddi, and so he is already successful. ठीक है। तो उनको जब ये सुना रहे थे, he loved the story and he said कि सर अगर आप माइंड ना करो तो क्या मैं ये स्टोरी को डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो he said कि भाई हमारे पास बजट ही नहीं है। he said कि सर क्या बात करते हो, फौजी लोग हैं, मैं आ जाऊँगा। So just imagine such an honest team with almost no budget decided to create something with such a big director, and then the camera DOP, director of photography, he was also part of Jamna Par. He was the main DOP for Jamna Par. He also came, Hanos bhai, so he also came on board because Prashant sir was doing it. That is how the team started building it. हम आए,
वी स्टार्टेड शूटिंग इट। तो हम पहुँचे कर्नल राजीव के ही एकेडमी में हम पहुँचे कि हमारे पास अब जगह भी तो रेंट करना है तो उसके भी पैसे लगेंगे, तो हमने बोला कि हम वहीं पे शूट करेंगे। हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ पे शूट किया। कैमरा वॉज टेकन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी बिकॉज हमने सोचा कि अगर हमारा खर्चा हो तो वो कैमरा में हो, साउंड में हो, एक्टर्स के पैसे नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट दी साउंड, कैमरा, ये सब अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, एक डायरेक्टर जिसको आदत होती है कि वो 20 बंदों का टीम को ऑर्डर्स देता है, ही वॉज पर्सनली रनिंग विथ बॉटल्स ऑफ वाटर की ये लो तुम्हारे में थोड़ा पसीना लगा लो, है ना। जब कर्नल राजीव का शॉट चल रहा है, मैं जाके उन पे पानी छिड़क रहा हूँ कि ये आपका पसीना है। मेरा चल रहा है तो कर्नल राजीव आके मुझे वो कर दे रहे, थोड़ा धूल मिट्टी लगा दे रहे कि हाँ तू अभी गिरा था। सो एवरीबडी फॉरगॉट कि यार कि हम क्या है क्या नहीं, और तभी टीम बनती है। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मैंने लाइफ में इतना कर लिया, मैं इसको क्यों पसीना दूं, मैं ये काम क्यों करूं, कहीं नहीं बढ़ पाओगे भाई। तो दिस इज हाउ आई थिंक इससे ऑनेस्ट टीम बनाना मुश्किल है। ऐसा ऑनेस्ट टीम जब साथ में आता है ना तो वो कमाल ही करता है। और फिर जब हमने ये बनाया ना, द डायरेक्टर वाज लाइक कि यार, द डायरेक्टर, द क्रिएटर कुलप्रीत सर, अस, वी वर लाइक कि सर बस हम इसी में छोड़ देंगे, इतना ही स्टोरी हमें लोगों को बताने के लिए। एंड देन कर्नल राजीव हैड सो मेनी थिंग्स टू टेल फ्रॉम हिज रियल लाइफ that we realize that the audience, the people of this country needs to know more because we can create such a content जो कि honest है, जो कि एकदम दिल को छुएगा। उसमें ना हम कोई ड्रामेटाइजेशन डाल रहे हैं, ना कोई रियलिटी, मतलब एकदम बिल्कुल रियलिटी से जुड़ा हुआ कि जो एक एक्चुअल फीलिंग है उसको कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है। तब जाके ये टीम बनी, तब जाके हमने डिसाइड किया एंड तब जाके हमने सोचा कि नहीं अब इसको हम सीरीज बनाएंगे। देन दे रोट 5 more episodes. So there are 5 more episodes which we will shoot soon and it's going to come. But हमने इसको रिलीज एज अ शॉर्ट फिल्म इसलिए किया विथ एन एंडिंग, सो दैट पीपल, जब आपको अनएंडिंग सा चीज़ मिल जाता है ना तो यू आर नेवर सेटिस्फाइड। तो हमने उसको अच्छे से एंड करके ही किया है। बट देयर इज फर्दर मोर स्टोरी ऑफ वसीम एंड कर्नल साहब जो कि आपको सामने देखने को मिलेगा। एंड आपको ये बता दूं कि वी दैट ऑनेस्टी ऑफ द टीम की बहुत कुछ करके दे डिसाइडेड टू गो फॉर वेव्स OTT। शायद हम और परस्यू करते तो हम बड़े अच्छे OTT में जा सकते थे, बट एज ए टीम वी डिसाइडेड कि यार एक बात बताओ, अगर हम बड़े उसमें जाए, क्या एक गांव का बच्चा जिसके लिए हम बना रहे हैं, जो क्योंकि हम चाहते हैं हर बच्चा देखे, हर बच्चे तक ये पहुंचे कि आप कभी भी नहीं हारते हो। क्योंकि वसीम की स्टोरी वही है, वो सोच रहा है कि मेरा लाइफ में और कुछ नहीं है, मैं एक बार्बर हूँ और मुझे इससे नफरत है, लेकिन वो वहाँ से कैसे कन्वर्ट करके ऊपर पहुँच सकता है या नहीं पहुँचेगा पता नहीं, बट ट्राई कर सकता है। वो चीज़ हर बच्चे की स्टोरी है, क्योंकि हर बच्चे के लाइफ में एक अप डाउन, एक गुस्सा, एक वो चीज़ रहता ही है, समथिंग टू कंप्लेन अबाउट। बट दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट टू टीच कि इट्स नॉट अबाउट कंप्लेनिंग, इट्स अबाउट डूइंग। तब हमने सोचा कि यार लेट्स गो फॉर वेव्स, क्योंकि गाँव का बच्चा वो फ्री में डाउनलोड करके देख सकता है। अगर हम कोई और OTT में जाएंगे तो उसका सब्सक्रिप्शन, वो जो एकदम रेयरेस्ट ऑफ बच्चा है जिसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जिसकी लाइफ एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है, वो नहीं देख पाएगा। शहर के बच्चे शायद देख ले, शहर के लोग देख लेंगे, बट गांव तक भी बात नहीं पहुंचेगी। सो वी डिसाइडेड कि रेदर देन हैविंग अ मैसिव अपील, इट्स बेटर टू गो फॉर अ मास क्राउड जो कि हर किसी तक पहुंच सके, फ्री में पहुंच सके, लोग देख सके। So and that's why I am very thankful to Waves OTT as well and Prasar Bharati, who was like in the very first go, they were like, yaar, this is something that we want to come out with because it has a good narrative. It can actually change the mindset of young people. So that is the kind of honesty we have, and I think जो story ये बनेगा, मैं आपको इतना promise कर दूँ, ये जो 5 episode बनेंगे और जब ये release होगा, this will be one of the talked about web series in entire India. जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम बात करते हैं ना पंचायत की, एक अलग जॉनर का ही है, मतलब इट इज़ समथिंग दैट इट विल बिकम अ कल्ट वेब सीरीज, दिस विल बिकम अ कल्ट वेब सीरीज। और मतलब दो वेरी वेरी अर्ली टू से, बट इवन मतलब टुडे आई वॉज चेकिंग IMDb रेटिंग, इट इज़ जस्ट 145 रेटिंग। 145 बहुत ही कम है, मैं मानता हूँ कि 1000-2000 रेटिंग होनी चाहिए। स्टिल 145 में अगर 9.9 है तो मतलब लगा लो कि 150, मतलब 145 में से 120 लोगों ने तो 10 दिया ही होगा ना।
राइट राइट। चलो उसमें कुछ तो मेरे पहचान के होंगे जिन्होंने जो मुझे पहचानते हैं, जो कर्नल राजीव को, बट देन आई एम सो हैप्पी दैट यार यू नो इवन फॉर 145 people have rated it 9.9 in IMDb. I am so happy and it was trending at number 1 in Waves OTT. So आप सोचो 2 दिन हुए रिलीज हुए हैं and it's trending at number 1. आई ऑल्सो लाइक इट अ लॉट। और उसमें आपका जो कैरेक्टर है जो बाबर का आपने बोला है, आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि एक तो अनरिकॉग्नाइजेबल हो आप उसमें ना, एकदम जो आपका पूरा गेटअप है और जो पूरा। अच्छा मैं आपसे ये पूछूंगा, डू आई लुक मेजर रुद्राशीष मजूमदार और डू आई लुक वसीम? वसीम फॉर श्योर। If I look Wasim, then I've done my job. See, this is what I've learned. कि अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और अगर वो मुझे रुद्राशीष मजूमदार देख रहे हैं, इट्स लाइक आई हैव नॉट डन वर्क फॉर द कैरेक्टर। बिकॉज देखो कर्नल राजीव का जो कैरेक्टर है वो कर्नल राजीव का ही है, इट्स हिज कैरेक्टर, बिकॉज द डायरेक्टर सेड कि आई वॉन्ट यू टू प्ले योर सेल्फ, सो दैट्स हिज कैरेक्टर, सो ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ एंड ही इज डूइंग इट ब्रिलियंटली। मतलब ही इज एज इट इज, मतलब ही इज मतलब फ्रीक आउट पर्सन, अलग लेवल है, अलग रिस्पेक्ट फॉर हिम। बट वसीम वॉज समथिंग दैट आई हैव नेवर डन बिफोर। एक टेररिस्ट का बेटा, भाई मैं फौज में रहा हूँ बट टेररिस्ट का बेटा, एंड यू, इफ आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड और नॉट, आई हैव आल्सो इंक्लूडेड अ बिट ऑफ कश्मीरी एक्सेंट। द कश्मीरी पीपल हु फॉलो मी हैव मैसेज्ड मी कि सर सच में ऐसा लगा कि हम एक कश्मीरी को सुन रहे हैं, एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो प्राउड ऑफ इट कि यार अगर मैं इतने साल मतलब मेहनत करके 6 साल से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि मैंने हमेशा सोचा है कि अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो तो उसमें जितना ऑथेंटिसिटी ला सकते हो कोशिश करो। तो मैंने खुद डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करके जब मैंने कश्मीरी एक्सेंट बोला, उन्होंने बोला यार आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने सोचा मेजर साहब है, कहाँ है यार, तुम तो यार बोल रहे हो, बोलो यार। तो आई वाज लाइक कि ठीक है मैं बोलता हूँ, एंड आई थिंक इट वर्कड आउट। सो थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी आपका कैरेक्टर था, मैं ऑडियंस को यही बोलूँगा कि ज़रूर देखें, क्योंकि हमने बहुत सारी सीरीज़ ऐसी देखी हैं, बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जिसमें आर्मी का और टेररिस्ट का और कश्मीर का पूरा प्ले होता है, बट इसमें एक्चुअल आर्मी वाले लोगों ने किया है, उसको एनएक्ट किया है, और आपको एक अलग फ्लेवर मिलेगा। और जब ऑथेंटिसिटी का पता होता है कि वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने एक्चुअल में भी चीज़ें देखी हैं, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा उस चीज़ के लिए। देयर इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड। आई थिंक आपने बहुत ही जगह देखा है कि यू नो इट इज़ ऑलवेज आर्मी वर्सेस टेररिस्ट, जितने भी सीरीज देखे होंगे, जितने भी मूवीज़ देखे होंगे, बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे टेररिस्ट कोई नहीं है, यहाँ पे एक टेररिस्ट का बेटा है और एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। अब इनके बीच क्या होगा, पहला एपिसोड देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आगे भी क्या होगा, एंड फिर आपको समझ में आएगा कि दिस इज एन एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। और ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया में अभी भी डिफेंस एस्पिरेंट्स के ऊपर एक भी सीरीज नहीं बनी। सो प्रोबेबली दिस विल बी द फर्स्ट। सो आप ज़रूर एक बार जाइए, एक बार देखिए, आपको समझ में आएगा कि दिस इज वर्थ वॉचिंग। ट्रस्ट मी ऑन दिस, और मैं आपको बता रहा हूँ कि यू विल नॉट रिग्रेट इट। और सर इसमें आपको कुछ अलग, जैसे हमने बोला कि इसमें आर्मी मैन ने ही एक्ट किया है कंपेयर टू जो बाकी हैं जिसमें एक्टर्स एक्ट करते हैं, तो इसमें कुछ आपने डिफरेंस देखा है इस चीज़ में? इसमें तो देखो, मैं तो ऐसा बोलूँगा कि द डायरेक्टर वॉज सरप्राइज्ड जब वो टाइम देते थे। ही वॉज सरप्राइज्ड कि यार सब कुछ टाइम से पहले रेडी, बिकॉज वी वर ऑन अ वेरी टाइट बजट, वी वर ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल। हमारे पास 3 ही दिन थे। कर्नल एंडी अनिल जो मेरे चाचा प्ले कर रहे हैं, he is working for IITs, he had to leave, उनको 2 दिन में ही जाना था, पर he extended for 1 more day. Then Darius Chinoy sir, he's a very busy man. Kulpreet sir is a very busy man, they had to leave. Director had some other work, he had to go back to Mumbai. 3 ही दिन है, दिन रात शूट कर रहे हैं हम। ये जो रात का सीन है, ये कोई अलग से नाइट शूट नहीं हुआ है, दिन में किए हैं, वही थका हुआ रात को किए हैं, फिर अगले दिन सुबह शूट किए हैं, ऐसे चला है। दिन रात शूट कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, खुद ही एडी बन रहे हैं, खुद ही वो कर रहे हैं। तो एंड द डायरेक्टर वाज सरप्राइज्ड कि यार विथ सच अ स्मॉल टीम, एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आर्मी वाले, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि कर्नल राजीव वुड एग्जैक्टली टर्न आउट टू बी द कैरेक्टर ही हैज इमेजिन्ड। ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ही हैड नेवर मेट हिम, ही मेट हिम फर्स्टली in his academy only, first time. So he was not expecting. Secondly, he was not expecting Wasim to become Wasim. He was expecting Major Rudrashish है जो वसीम का कैरेक्टर प्ले करेगा, बट व्हेन ही मेट मी, एंड इतना बड़ा डायरेक्टर जब मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है कि बॉस तुम कैरेक्टर में, तो आई अंडरस्टूड दैट यू नो आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू द प्रोजेक्ट, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड वरना आप सोचो ना, इतना बड़ा डायरेक्टर, ही वुड हैव स्टॉप्ड एट कि शॉर्ट फिल्म ही ठीक है, इनके साथ मैंने बना लिया, शॉर्ट फिल्म ही ठीक है। वाई वुड ही अग्री टू द फैक्ट, एंड ही हिमसेल्फ वाज सो एंथुसियास्टिक कि ये यहाँ नहीं रुक सकता।
because he had so much faith in the team. He realized that this team can do miracle. तो दैट इज द थिंग दैट वी वर्क टुगेदर. और मुझे लगता है कि जब हम फौजी लोग साथ में आ जाते हैं ना, तो अलग ही मजा, तो अलग मजा बहुत आता है यार. मजा बहुत आता है. मतलब हम रात को ना, मतलब शूट करके भी अगर 1:30-2 बजे ब्रेक ऑफ हुआ, 1:30-2 बजे भी मैं जाके कमरे में कर्नल राजीव सोने नहीं दे रहे, चल रहा है उनका कि अबे ये करते हैं वो करते हैं, चल एक बियर पीते हैं या वो जो भी है. मतलब ऐसे, मतलब इट इज फन, ऑलवेज फन. दैट्स द थिंग. सर फाइनली आई थिंक यही पूछूंगा. हमने बहुत सारी चीज़ें बात की हैं यूथ के लिए. आज कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे यूथ को, चाहे आर्मी के लिए हो, चाहे अपना पैशन फॉलो करने के लिए हो, चाहे वर्क एथिक्स पे हो, चाहे डिसीजन मेकिंग पे, कोई एक ऐसा मैसेज जो आज के यूथ के लिए उनको रेजोनेट भी करे और कुछ सिखा के जाए? यस, मैं यूथ के लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से मिलता हूँ जो कि बहुत ही दे से दैट दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ. तो मेरा एक ही मैसेज है, when you have too much time to think about your life, that means you are living a purposeless life. तो आपके पास एक पर्पसफुल लाइफ होना चाहिए. इट इज़ लैक ऑफ पर्पस. और ये कर्नल राजीव भी बताते हैं, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड डिप्रेशन, इट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ पर्पस. जब आपके पास पर्पस है, जब आपके पास एक मोटिवेशन टू डू समथिंग इन एवरीडे लाइफ है, तो आप कभी भी, आपको सोचने का ही टाइम नहीं मिलेगा. तो मुझे लगता है कि कीप योरसेल्फ बिजी. एंड पर्पस, बाय पर्पस आई डोंट मीन कि आप एक बहुत बड़ा गोल सेट करो और वही आपका पर्पस हो. नहीं, आपका बहुत बड़ा गोल हो सकता है. कीप दैट गोल, एंड बट एवरी डे यू मस्ट हैव समथिंग टू डू, समथिंग रिलेटेड टू दैट पर्पस. यू मस्ट डू समथिंग रिलेटेड टू दैट पर्पस. अभी आपको एक और चीज़ बताओ, अगर आप उस पर्पस से भी रिलेटेड ना करो, एवरी डे यू मस्ट टास्क योर सेल्फ कि आज मैं घर जाऊंगा, मम्मी पापा के साथ बैठूंगा, फ़ोन साइड में रखूंगा, उनसे 3 घंटे बातें करूंगा. कर सकते हो आप? फ़ोन के बिना रह नहीं पा रहे. एंड वेन आई एम विथ माई पेरेंट्स और एनीबडी, आई एम जस्ट कीपिंग द फोन असाइड. इवन वेन विथ माई फ्रेंड्स, आई एम नॉट बॉदर्ड कि कॉल आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उस टाइम से है जब हम नोकिया 1100 यूज़ करते थे और कश्मीर में जहाँ नेटवर्क भी नहीं आता था. इट वॉज एज गुड एज अ स्टोन, है ना. पेपर वेट बोलते थे, पेपर वेट का यूज करते थे हम उसका. तो आई थिंक यू शुड लिव विद अ पर्पस एंड एवरी डे गिव योरसेल्फ स्मॉलर गोल्स कि ये मेरा आज का टास्क है, मैं आज ये चीज़ तो ज़रूर करूँगा. बेशक दौड़ने जाऊँगा 5 किलोमीटर, या आज मैं ये पढ़ाई करूँगा, आज मैं ये कंप्लीट करूँगा. गिव योरसेल्फ अ गोल, अचीव इट. जब आप ये छोटे छोटे चीज़ हर दिन अचीव करने लगोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बड़ा चीज़ कैसे अचीव करना होता है. जब आप ये चीज़ हर दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो एकदम से बड़ा चीज़ अचीव करने जाओगे तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि हाउ टू स्टार्ट. समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट फॉर अ बिगर गोल. एवरी डे प्रिपेयर योरसेल्फ एवरी डे. थैंक्स अ लॉट सर. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, क्योंकि हमारा बॉलीवुड के किसी पर्सनालिटी से जो, और पर्टिकुलरली आर्मी से जाके बॉलीवुड का, बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन सीखने को मिला. थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, और आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत वैल्यू मिलेगा इस चीज़ से. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. एंड आई लव्ड इट, आई एन्जॉयड इट, क्योंकि मेरे से काफ़ी ऐसे सवाल पूछे इस बार जो कि मैंने पहले कभी आंसर नहीं किया है, और इसीलिए मुझे और भी मज़ा आया. एंड आई जस्ट लव्ड इट. थैंक्स अ लॉट सर. थैंक यू.